बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का पार्ट शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और उन पर कमेंट करना मत भूलिए, शुक्रिया। चलें शुरू करते हैं। पिछले कुछ दिन उनके अस्पताल के चक्कर लगाने में ही गुजर गए थे। रात को वो और हारिब अनम बेगम के पास रुकते थे और दिन में अली उनके पास रुक जाया करता था। फिर कुछ दिनों के बाद जैसी उनकी हालत संभली थी, डॉक्टर ने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया। पिछले चंद दिन उनके लिए असाब शिकन थे, मगर आज कासिम वापस आ रहा था और सारी थकन कहीं दूर जा सोई थी। वो लारेब और हारिब उसे लेने एयरपोर्ट पहुंचे हुए थे। आखिर पहली बार यूं गया था, अब ठुकाई करनी तो बनती थी ना। वो तीनों वहाँ खड़े उसका इंतज़ार कर रहे थे, मगर वो आकर ही नहीं दे रहा था। यार, ये कासिम भाई आ क्यों नहीं रहे? लारेब वहाँ उसके इंतज़ार में खड़ी खड़ी थक चुकी थी, जाने वो अब तक क्यों बाहर नहीं आया था। हाँ, मुझे भी लगता है उसके साथ कोई मसला है, वरना इतना वक्त तो नहीं लगाता। हारिब भी दरवाजे की जानिब देख रहा था। कहीं वो घर तो नहीं चले गए? लारेब को एक नया खच्चा लाहक हुआ। वो तीनों उसे बिना बताए लेने आए थे। अंजला बाजी, आप कॉल करके पूछे ना उनसे, लारेब ने अंजला से कहा, जो थोड़ा पीछे खड़ी हुई थी। लारेब और हारिब दोनों उसकी जानिब देख रहे थे। अभी इतना भी कोई वक्त नहीं हुआ, सब्र करो थोड़ा, आ जाता है, अंजला ने जिद होते हुए कहा, मगर उसकी आंखों की चमक मासूम नहीं हुई थी। उसकी आंखों की वही चमक जो उसकी हर उल्टी हरकत की चुगली हारिब को मारती थी। शैतान की नानी, वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया। अंजला ने उसकी लिपसिंग करते हुए उसे घूरा। वो बजाय उसकी सरजनिश करती नज़रों पर अपने चेहरे पर फैलती मुस्कुराहट को समेटता उल्टा उसे मजीद फैला गया। शैतान की नानी, तुमने फिर कोई नेकी का काम किया है ना? अब की बार वो बड़बड़ाया नहीं था, बल्कि ऊंची आवाज़ में बोला था। लारेब कहका लगाते हुए हंसती। तुम, वो उस पर जवाबी वार दागने को ही थी जब उसका मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर कासिम का नंबर देखते उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट बाकायदा नाच उठी थी। अंजला ने हारिब को नज़रअंदाज करते हुए कासिम की कॉल उठा ली। कहाँ हो तुम, मुझे नज़र क्यों नहीं आ रही? बगैर रिलैक्स लाके कासिम शीशे के दरवाजे से बाहर झांकते हुए उस पर भरम हुआ। कहाँ होना चाहिए? उसने बड़े तहम्मुल से पूछा। अंजला, मैंने तुमसे कहा था ना, अगर तुम मुझे यहाँ नज़र नहीं आई तो मैं एयरपोर्ट से बाहर नहीं आऊँगा। यार कासिम, मैं बहुत थक गई थी ना। अंजला को उसे तंग करने में मज़ा आ रहा था। ठीक है, मैं भी यहीं बैठा हूँ, जब तक लेने नहीं आओगी मैं भी बाहर नहीं आऊँगा। वो सच में अब्बा की पिटाई से खौफजदा था, जब भी वरीशा उससे पहले निकल कर जा चुकी थी। बिल आखिर लारेब की मुल्तजाई नज़रों पर रहम खाते हुए अंजला थोड़ा सा सामने आ गई थी, जहाँ से उसे देख सकता था, और उसे अपने हाथ को कदरे ऊंचा करते हुए हिलाया। वो सामने ही शीशे की दूसरी पार खड़ा उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था। फिर जैसे ही हवा में लहराता हुआ उसका हाथ नजर आया, वो चेहरे पर खुशी लिए बाहर निकल आया। अंजला और लारेब दोनों ही उसकी जानिब लिपकी थीं और दोनों जानिब से पड़ी अफ्तादाते हुए अपने बैग समेत ज़मीन पर जा गिरा था। वहाँ मौजूद इतने सारे लोगों के कहके हवा में झूम उठे थे। उसे गिराने के बाद वो दोनों सुकून से खड़ी उसे देखने का शुगल शुरू कर चुकी थीं। कासिम हबंकों की तरह मुंह खोले उनकी जानिब देखते हुए उनके खुद को उठाने का इंतजार करता रह गया। हारिब ने उसके गुस्से के डर से अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए आगे बढ़कर उसे हाथ देकर उठाया। वो उन दोनों को घूरता उठ खड़ा हुआ। जाते वक्त भी इसी मकाम पर बेइज्जत हुआ था और अब आते वक्त भी। वो दोनों फिर से एक साथ उसकी जानिब बढ़ी। इससे पहले वो मजीद कोई तकरीब कारी करती, कासिम ने हाथ बढ़ाकर अंगुश्ते शहादत से उन्हें दूर होने का इशारा किया। खबरदार जो अब एक साथ आई, कहने के साथ ही कासिम ने अंजला की जानिब देखते हुए मुस्कुराकर अपने बाजू खोल दिए। वो भी मुस्कुराते हुए उसके गले से लग गई। अब्बा नहीं नजर आ रहे? वो उसके कान में सरगोशी करता पूछ रहा था। ताया अब्बा को क्यों आना था? अंजला ने मासूमियत की आखिरी हदों को छुआ। कासिम ने उसे पहले हैरानी से देखा और फिर अगले ही लम्हे उसकी सारी शरारत समझते हुए उसकी पोने को पकड़कर जोर से खींच डाला। अंजला ने उससे दूर होते हुए उसे घूरा। तुम कहते हो तो मैं बता देती हूँ ताया अब्बा को। अंजला की धमकी पर वो मुंह के जाविये बिगाड़ता लारेब की जानिब बढ़ गया। वापसी पर लारेब तो अम्मा को बताने के लिए घर भाग गई थी, मगर वो तीनों इस वक्त सड़क पर महफिल लगाए हुए थे। कासिम की वापसी पर सभी एक साथ डिनर करने वाले थे और अब वो अंजला को भी अपने साथ लेकर जाना चाह रहा था, मगर वो ताई और फिर नौरीन की वजह से मुसलसल इनकार कर रही थी। अंजला के इनकार की हर कोशिश बेसूझ जाने लगी थी। यार मामा अकेली हैं, उसने अपना सा जवाब दिया। अंजला के इस यूनिवर्सल बहाने पर हारिब ने सर झुकाते हुए अपनी मुस्कुराहट को छुपाया। इतनी तुम्हें चच्ची की फिक्र थी तो उस रात हारिब के साथ डिनर करने क्यों गई थी? कासिम के जुमले पर अंजला की आंखें बाहर आईं। चच्ची ने बता दिया था मुझे, उसने अंजला की हैरानी भांपते हुए कहा। एक सेकंड, मैं भी दुपट्टा लेकर आई। वो अपने घर की जानिब भागने को ही थी जब कासिम ने सूरज से उसका हाथ पकड़ा। तुम्हें पता भी है दुपट्टा कहते किसे हैं? कासिम ने उस पर चोट करते हुए उसकी ये कोशिश भी तर्क कर दी।
यार मेरा पेट दुख रहा है। वो अपना पेट पकड़े अदाकारी करती दोहरी हुई थी। हारिब के वे साख्ता कहके पर नजला ने सीधे होते हुए उसे घूरा, फिर बेचारा सा मुंह बनाकर कासिम को देखा। कासिम, बिल्कुल भी नहीं। कासिम ने गर्दन हिलाते इनकार किया और फिर अंजला को हारिब की जानिब बदतलब नजरों से देखता पाकर उसने पहले आइब्रो उठाकर अंजला को और फिर हारिब को देखा। सोचना भी मत। हारिब को उसकी मदद के लिए पर तोलते देखकर कासिम ने उंगली उठाकर उसे तंबीह की और फिर अंजला की जानिब घूमा। इसके साथ तो उस दिन बड़ी खुशी से डिनर पर चली गई थी और मुझे मुसलसल इनकार कर रही हो। कासिम खफा हुआ। ऐसी बात नहीं है, वो भी वापस विचारगी से बोली। ऐसी ही बात है। नाराजगी हनूस बरकरार थी। ठीक है, फिर मुझसे भी मत कहना मैं अपनी ज़ुबान बंद रखूं। अगर तुम्हारी कज़न ने या किसी ने कुछ कहा तो आई विल मेक श्योर नानी याद आ जाए। वो मुझसे शहादत उसकी जानिब उठाए तेज तेज कह रही थी, जब भी कासिम ने उसके गर्दन के गिर्द यूं हाथ फैला दिया जैसे वो उसकी बहन नहीं कोई लंगोटिया यार हो। चलते चलते उसने अपना दूसरा बाजू इसी तरीके में हारिब के ऊपर रख दिया था। फिर वो तीनों घर की जानिब बढ़ाए। कासिम जानता था वो महज भड़क कर कह रही है, वरना इसके और अब्बा के लिहाज में ऐसा कुछ नहीं करेगी। घर पहुंचते ही समिया बेगम बिल्कुल माँ के अजली अंदाज में फालिहाना उससे मिली थी, मगर अगले ही लम्हे उसके पीछे खड़ी अंजला को देखकर उनके चेहरे पर पहली वाली खुशी रुखसत हो गई। अंजला ने धीमी सी आवाज़ में उन्हें सलाम किया, या यूं जैसे जितने लोग सुनेंगे तायम्मा के जवाब न देने पर उतनी ही सबकी होगी। वो बादल न ख्वास्ता जवाब देकर हारिब के सर पर प्यार देने लगी। अरे वाह, आज हमारी बेटी आई हैं। लुकमान साहब भी लाउंज में दाखिल होते हुए अंजला को देखकर खिल उठे थे। उनकी आमद पर अंजला की गर्दन का सरिया भी सख्त हुआ। पास खड़ी नौरीन को जिताती नज़रों से देखती वो लुकमान साहब की जानिब भाग गई। शुक्र आप घर पर हैं। उनके पास पहुंचकर उसने डरते हुए उनके कान में सरगोशी की। उसकी बात पर वो कहका लगा बैठे थे। कासिम और हारी भी आगे बढ़कर बारी बारी उनसे मिले थे। फिर सभी डाइनिंग टेबल की जानिब बढ़ आए। लुकमान साहब सरबराही नशिस्त पर बैठ गए और उनके जानिब लगी 3 कुर्सियों पर तायम्मा और उनके साथ लारेब और नौरीन बैठ गईं। मुसलतन तायम्मा की ऐन सामने वाली कुर्सी कासिम ने खुद संभालते हुए अंजला को अपने साथ वाली कुर्सी पर बिठाया और इस बात पर तायम्मा पहलू बदल कर रह गईं। अंजला के साथ और नौरीन के ऐन सामने वाली कुर्सी पर हारिब का नंबर आया था। कासिम, बहन को बिरयानी डाल कर दो। लुकमान साहब ने बड़ी शफकत भरी नज़रों से अंजला को देखा। वो मुस्कुरा दी। कासिम ने बाप की बात पर फौरन से सर हिलाते हुए अंजला की प्लेट में बिरयानी परोसी। सभी बारी बारी अपनी प्लेट में खाना निकालना शुरू कर चुके थे। आप ये कोरमा लें ना। नौरीन ने सामने बैठे हारिब की जानिब कोरमे का बाउल बढ़ाया। वो यूं यकदम नौरीन के खुद को प्रोटोकॉल देने पर खुद भी हैरान हुआ था और सर उठाकर उसे देखकर मुस्कुराया, मगर अंदाज़ा नहीं कर पाया था कि उसके हाथ से बाउल पकड़े या ना। अरे हाँ हाँ हारी बेटा लो, तुम्हारी तायम्मा बहुत अच्छा कोरमा बनाती हैं और बिरयानी इसका तो कोई जवाब ही नहीं। लुकमान साहब हारिब की उलझन बखूबी समझ चुके थे। अंजला बेटा, हारिब को बिरयानी निकाल कर दें। वो बड़ी सहूलत से नौरीन को जवाब दे गए थे और यही बड़ों की खूबी होती है। वो दूर अंदेश होने के साथ साथ कमाल के मौका शनास भी होते हैं। वाह तायब्बा, क्या गेम खेला है, मुझे ही फंसा दिया। उसने कासिम के पास होते हुए सरगोशी की। कासिम और हारिब दोनों ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी जब्त की थी। अंजला बेटे, तायबा ने एक बार फिर से पुकारा। अंजला ने नाचार मुस्कुराते हुए ट्रे थाम दी और हारिब की जानिब मुड़ने से पहले वो नौरीन को जिताती नज़रों से देखना नहीं भूली थी। नौरीन ने बददिली से हाथ में पकड़ा बॉल वापस मेज पर रख दिया। नौरीन, तुम्हारी माँ ने तुम्हारी कितनी अच्छी तरबियत की है। तायम्मा भी अपने भांजे के दिफा में मैदान में आई थी और अंजला को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने जानबूझकर अपनी बहन का नाम लेने के बजाय माँ का लफ्ज़ बोला था। हारिब की प्लेट में चावल निकालते अंजला की ट्रे पर ग्रेट सख्त हुई। इसके आने से मुझे इतनी मदद मिल गई है और ना कोई ज़ुबान दराजी ना गुस्सा, और माशाल्लाह कैसे दुपट्टा लिए रखती है। तायम्मा ने भी ढूंढ ढूंढ कर अंजला की खामियां नौरीन की खूबियों में बदल दी थी। अहानत के मारे अंजला का चेहरा सुर्ख पड़ने लगा। अपनी माँ हो तो बच्चों की तरबियत अच्छी ही करती है। डोंट लेट द डार्कनेस टू स्पॉइल योर चार्म। अंजला के हाथ से ट्रे थामता वो बहुत गैर मामूली से अंदाज में उसके पास आता अपनी बात कह गया। एक गहरा सांस लेते हुए उसने खुद को पुरसकून किया। कासिम उसे इतने प्यार से वहाँ लेकर आया था और फिर तायब्बा के लिए कोई नई उलझन नहीं पैदा करना चाहती थी। अंजला ने नौरीन की जानिब देखा जो बहुत गौर से उसे और हारिब को ही देख रही थी। ताई की कड़ी हुई बातों के बावजूद भी वो मुस्कुरा दी। सामने बैठी नौरीन को वो किसी सूरत नहीं बख्श सकती थी और इतनी सी बात पर जल भुन भी गई थी। माँ, ये आजकल दुपट्टे की डेफिनेशन बदल नहीं गई। कासिम ने नौरीन के गले में जाने दुपट्टा रस्सी जो भी पहना हुआ था उस पर चोट की। लुकमान साहब मुस्कुराकर अपनी बीवी का ताप का निशाना नहीं बनना चाहते थे। जब भी पानी पीकर खुद की मुस्कुराहट को जब्त किया, समिया बेगम ने अपने बेटे को घूरा।
तुम मर्दों को क्या पता इतनी गर्मी में भी दुपट्टा लिए रखना कितना मुश्किल है। हाँ मुश्किल तो है, आखिर इस रस्सी को गले में पहनकर दुपट्टे का नाम देना एक आर्ट तो है। काम से कम ना होने से तो बेहतर ही है। उन्होंने हकारत से अंजला को देखा, जिसको उनकी बातों के बावजूद भी अपना दुपट्टा ना लेने पर कोई शर्मिंदगी नहीं हो रही थी। इसके बरक्स वो चेहरे पर धीमी सी मुस्कुराहट लिए बिरयानी से लुत्फानंदोज होती रही। अब जुबान से नहीं मगर मुस्कुराहट से तो दुश्मनों को जलाया ही जा सकता है ना। लारेब, अम्मा की बात सुन ली है ना, अब कल से दुपट्टे में घूमती नजर आओ। उसका लहजा खासा शरीर था। समिया बेगम और नौरीन तो उसकी इस कदर अंजला की तरफदारी पर बेचोताब खा के रह गए। लुकमान साहब ने जंग के बढ़ते खर्चे के सबब कासिम से मीटिंग की बाबत पूछते हारिब को भी बातों का हिस्सा बना लिया और फिर खाने के दौरान तीनों की बातें आपस में चलती रही थीं। अब अगला सीन। पिछले कुछ दिनों में पहले वो अनम साहिबा और फिर कासिम के साथ मसरूफ़ रही थी। उसका ध्यान बिल्कुल ही अपने काम की जानिब से हट गया था। आज वसीम की कॉल पर वो एक आखिरी बार उस रास्ते पर चलने का तहिया करती रेस्टोरेंट चली आई थी। रेस्टोरेंट से अंदर दाखिल होते ही उसने वसीम को तलाशने के लिए पूरे रेस्टोरेंट में नज़र दौड़ाई। वो उसे रेस्टोरेंट के अंदर तकरीबन तीनों जानिब बार की तर्ज में लगी मेज़ के अतराफ में रखी कदरे कुर्सी ऊंची कुर्सी पर बैठा हुआ अपने मोबाइल पर नजरें जमाए दिखाई दे गया था। अंजला आहिस्ता से चलती हुई उसके पास आई और अपना क्लच सामने रखती हुई ऊंची सी कुर्सी पर चढ़कर बैठ गई। वसीम ने अपने पास किसी की मौजूदगी महसूस करते हुए मोबाइल पर से नजरें उठाकर उसकी जानिब देखा, फिर उसकी जानिब देखते ही उसकी तेवरी चढ़ी। उसने अपने मोबाइल की चमकती स्क्रीन उसके सामने की, जिस पर लिखा हुआ वक्त उसके देर से आने की निशानदेही कर रहा था। तुमने अगर देर से ही आना होता है तो फिर मुझे भी बता दिया करो, खामखा 2 घंटे पहले बुलवा कर बिठा देती हो। तुम मेरे मैनेजर हो या मैं तुम्हारी? आंदा है भाव, मुझे तुम ना ही दिखाना, उसने शेड सर के ऊपर करते हुए कहा। मैनेजर हूं तो क्या इज्जत नफ्स नहीं है? 2 वक्त की हलाल की कमाई के लिए अपनी इज्जत नफ्स का सौदा नहीं कर सकता? हक और हलाल, अंजला ने मजाक उड़ाते हुए सवालिया अंदाज से भवें अचकाई। तो तुम्हारी कौन सा हलाल की कमाई है? तुम भी तो ऐसे ही पैसे कमाती हो, उसने भी फाड़ दागा। मैंने कभी अपनी कमाई को हक के हलाल की कहा भी नहीं है, कदरे इत्मीनान से कहते हुए उसने वेटर को हाथ के इशारे से बुलाया और चिल डबल चॉकलेट लाने का ऑर्डर दिया। तुम्हें पता है तुम्हारी कमाई हलाल नहीं है, फिर भी ये तुम काम कर रही हो, उसे अंजला की अक्ल पर शुबा हुआ। तुम नहीं कर रहे क्या? मेरी तो हक हलाल की है, वो पूरी यकीन लहजे में बोला। तुम और मैं दोनों ही एक तरीके से पैसे कमा रहे हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है मैं गलत काम को सही साबित करने के लिए आसमान के कलाबे नहीं मिलाती, और तुम इस झूठ पर मुज़िर हो कि हमारी कमाई हलाल की है। मेरी कमाई क्यों हलाल की नहीं हुई? मैं कौन सा तुम्हारी तरह रंग बिरंगे कपड़े पहनकर खुद की नुमाइश करता हूँ? उसने अपने ख्यालात का इजहार खासी साफ गोई से किया था। अंजला उसकी बात पर कहका लगाते हुए हंस पड़ी। तुम तो मेरी सोच से भी ज़्यादा खुशफहम निकले। बस तुम नुमाइश ही नहीं करते, बाकी इस नुमाइश को तकमील तक पहुँचाने का बंदोबस्त सारा करते हो, और फिर कहते हो मेरी कमाई हराम की नहीं है। वो भी उसके साफ गोई के जवाब में आईने पर कपड़ा फेरते उसे खासा साफ अक्स दिखा गई थी। खैर, कॉन्ट्रैक्ट लाए हो? वसीम ने सर हिलाते हुए अपने सामने पड़ी फाइल उसकी जानिब बढ़ा दी और फिर उसे तफसीलात बताने लगा। अंजला भी कॉन्ट्रैक्ट पर सरसरी नज़र डालते हर पेज पर अपने इनिशियल्स करती चली गई। आखिरी पेज पर पहुंचकर उसने अपने साइन करते हुए कॉन्ट्रैक्ट वापस से वसीम की जानिब बढ़ा दिया। वसीम ने उसे वापस से फाइल पकड़कर मेज़ पर रख दी। वेटर उसके सामने कॉफ़ी रखकर जा चुका था। अंजला ने दाएं हाथ से कॉफ़ी के गिलास को कुछ इस अंदाज में पकड़ा कि उसकी 3 उंगलियां गिलास के गिर्द थीं और अंगूठे और अंगुश्ते शहादत से स्ट्रॉ थामकर लबों में दबाते हुए कॉफ़ी के घूंट पड़ने लगी। तुम मुझसे कब तक नाराज़ रहोगी? वसीम की आवाज़ पर अंजला ने कॉफ़ी पीने के सिलसिले में वक्फा किया और फिर कॉफ़ी का गिलास लबों से दूर करते हुए उसने वसीम को हैरानी से देखा। तुम गए नहीं अभी तक? उसकी मौजूदगी को नज़रअंदाज किए जाने का बताते हुए वो इसे चिढ़ा गई। वसीम ने भी महज मुंह बनाकर ही काम चलाना चाहा। इस वक्त वो गुस्से में वॉकआउट करके अंजला से बात करने का मौका नहीं गंवा सकता था। वो तुम्हारी दोस्त थी। एग्जैक्टली, दोस्त थी, यानी माजी बईद। 2 जमातें पढ़ ली होती तो तुम्हें ये फ़र्क पता होता। माजी करीब क्यों नहीं? दोस्तियाँ तो हाल होती हैं या माजी बईद, इसमें माजी करीब का कोई दखल नहीं होता। उसका लहजा खासा खुश्क था। मेरा मतलब है तुम दोनों ने इतना बेहतरीन वक्त साथ गुजारा है। हाँ, बेहतरीन वक्त साथ गुजारा है और बुरा वक्त तन्हा तन्हा। उसका लहजा सर्द था। तुम यूं ही कैसे दोस्ती ख़त्म कर सकती हो? तुम भूल रहे हो, दोस्ती मैंने नहीं तुम्हारी मंगेतर ने ख़त्म की थी, और कम से कम दोस्ती तो मत ही कहो। वो मजाक उड़ाती हंसी। फिर क्या कहूँ?
जो भी कहो, दोस्ती नहीं। दोस्त यूँ अंधेरों में तन्हा छोड़कर नहीं चले जाते। मुझे उस पर बहुत मान था, भरोसा था, मगर वो भी औरों की तरह निकली। बजाय दलदल से खींचकर बाहर निकालने के, वो मुझे दलदल में धस्सा देकर छोड़कर चली गई। उसने तुम्हें मना किया था, रोहेल से दोस्ती करने से भी, मॉडलिंग करने से भी, मगर तुमने उसकी एक नहीं सुनी। क्या एक बार कह देना काफ़ी होता है? वो जानती थी मैं रोहेल के साथ सिंसियर नहीं हूँ। वो जानती थी रोहेल के साथ मेरी दोस्ती भी नहीं थी, ना ही रोहेल मेरे साथ सिंसियर था। वो अपनी गर्लफ्रेंड से नाराज़ मेरे साथ वक्त गुजारी कर रहा था। मैं खुद से नाराज़ उसके साथ वक्त गुजारी कर रही थी। वो मेरी दोस्त थी, चाहती तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे अंधेरे से निकाल कर रोशनी की तरफ ला सकती थी। उसने मेरे अच्छे वक्तों में मेरे साथ दोस्ती की, और फिर मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ दोस्ती तोड़कर मेरी पीठ पर वार कर दिया। इस वक्त उसकी दोस्ती मेरे लिए कुएं में लटके हुए वो आखिरी रस्सी थी, जिसको थामे मैं उस अंधेरे से बाहर निकल सकती थी, मगर उसने दोस्ती तोड़कर उस रस्सी को ही तोड़ दिया। क्या तुम अपनी उन गलतियों का इल्ज़ाम उसे दे रही हो? नहीं, मैं अपनी गलतियों का इल्ज़ाम नहीं, बल्कि उन अंधेरों से वक्त पर ना निकलने का इल्ज़ाम अपने दोस्तों को दे रही हूँ। बजाय इसके कि आपको अंधेरे में सहारा देकर रोशनी की तरफ ले जाने के, आपका दोस्त खुद उस अंधेरे में गुम हो जाने के खौफ से आपको वहीं छोड़कर खुद भाग जाए। क्या इसको दोस्ती कहते हैं? तुम ये सारे शिकवे उससे खुद क्यों नहीं कह देती? जब वो खुद पूछेगी तब खुद उससे भी कह दूंगी। और मेरे साथ दोस्ती है? तुम्हारे साथ मैं सिर्फ इसलिए तमीज़ी हूँ क्योंकि तुम मुझके साथ मुखलिस हो, वरना तुम में और बाकी मर्दों में कुछ खास फर्क नहीं है, जो सिर्फ अपने घर की औरतों की इज्जत करना फ़र्ज समझते हैं। बाकी दुनिया की औरतों के साथ वो क्या करते हैं या दीगर लोग क्या करते हैं, उनका दर्द सर नहीं होता। वो एक बार फिर उसकी खामोशी का ताना दे गई थी। जिस दिन रोहेल ने शूटिंग के दौरान उससे बदतमीज़ी की थी और वो खामोश खड़ा रहा था, वो अलग बात थी। अंजला अपना हिसाब खुद ही चुकता कर आई थी। वो उसकी बात पर शर्मिंदा सा हो गया। कुछ लम्हों के बाद उसने अंजला से पूछा, तुम्हें ड्रॉप कर दूँ? जब तुम जानते हो मैं तुम्हें कभी अपने घर का रास्ता नहीं दिखाऊंगी तो क्यों पूछ रहे हो? मरो यहीं पर, फिर कहती हो तुम्हें और दूसरे मर्दों में फ़र्क नहीं। कुछ देर पहले अंजला की जज्बाती बातों के जेर असर आकर वो अच्छा बनने की कोशिश करता उसे पूछ बैठा था, मगर फिर अंजला के जवाब पर वो भुना कर कहता हुआ वहाँ से चला गया। उसने वेटर को बुलाकर फिर से ऑर्डर नोट करवाया था, मगर इस बार उसने कुकी एंड क्रीम फ्लेवर विद एक्स्ट्रा आइस ऑर्डर की थी। वो वहीं मेज़ पर कोहनियाँ टिकाए शीशे के दूसरी पार लगे पौधों को देखने लगी। ओह, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज! अपने इतने करीब से रोहेल की आवाज़ पर उछल कर कुर्सी से उतरी। वो एक सानिए पहले बिल्कुल उसके कान के पास आकर बोला था, क्या जहालत है? वो धाड़ी। तुम्हें बुरा लगा? आई एम सॉरी। अंजला उसे नज़रअंदाज करती वापस से अपनी कुर्सी पर बैठ गई। वो भी उसके साथ वाली कुर्सी पर टिक गया। रोहेल, जाओ यहाँ से। वो गुस्से से सख्त लहजे में घुर्राई। तुम उस दिन हारिब के साथ क्या कर रही थी? जो भी करूँ ये तुम्हारा मसला नहीं है। वैसे क्या उसे पता है हम किसी वक्तों में बहुत अच्छे दोस्त रह चुके हैं, या ये उसका भी मसला नहीं है? वो कमीनगी से मुस्कुराया। अंजला ने तीखे तेवरों से उसे देखा। फ़ोन है ना तुम्हारे पास, और हारिब का नंबर भी होगा, अभी उसे कॉल करके खुद पूछ लो। यकीन जानो वो काफ़ी तसल्ली बख्श जवाब देगा। वो सरे बाजार अपने घर की औरतों के जिक्र से तर रहने वाली ज़ुबानों को गद्दी से खींच देने का कायल है। वो एतमाद से बोली थी। इतने एतमाद से भरपूर जुमले उसके मुंह से बेसाख्ता ही निकले थे। जहाँ रोहेल हैरान हुआ था, वो खुद भी अपने कहे जाने वाले जुमलों पर हैरान रह गई थी। अंजला, उसका लहजा फ़ौरन बदला। देखो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तुम मेरे साथ वैसे नहीं रह सकती तो मैं तुम्हारे साथ निकाह करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे लिए यही बेहतर है रोहेल, तुम अपनी बीवी पर ध्यान दो, और अब तो तुम्हारी बेटी भी है। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ अंजला, तुम्हें मेरी तड़प नज़र नहीं आती? वो जज्बातियत में कदरे आगे हुआ। मोहब्बत? और जो तुम्हारी बीवी है उससे क्या करते हो? नफ़रत? अगर मुझसे मोहब्बत थी फिर तुमने शादी क्यों की, और शादी कर ली उसके साथ ताल्लुक़ क्यों इस्तेवार किया? मैं आखिरी बार तुमसे कह रही हूँ, ना मुझे तुमसे कभी मोहब्बत थी, ना है, ना कभी होगी, और ना ही तुम्हें कभी मुझसे मोहब्बत थी और ना ही है। तुम किस मुँह से मेरे सामने मोहब्बत का जिक्र करते हो, जबकि तुम मुझे कितनी बार अपनी गलत इंटेंशंस का बता चुके हो? मुँह का जिक्र तो तुम ना ही करो, तुम में शर्म है? तुम जूतों की तरह अपने बॉयफ्रेंड्स बदलती हो, कभी रेस्टोरेंट में किसी के साथ मिलते हो तो कभी किसी के साथ। उस दिन हारिब के साथ थी और आज किसी और के साथ। रोहेल उसके पास खड़ा तनफ्फुर से बोलता जा रहा था, और वो पुरसकून सी बैठी यूँ सामने देख रही थी जैसे रोहेल के जुमले उसके समातों तक रसाई ना पा रहे हों। जब वो बोल बोल कर चुप हो गया तो नज़र ठंडे लहजे के साथ जवाब देना शुरू हुई।
तुम्हारे बकौल मुझ में तो शर्म है नहीं, चलो मान लिया, मगर तुम इज्जतदार हो ना, फिर अपने घर की चार दीवारी में अपने नाम पर बिठाई औरत से बेवफाई क्यों कर रहे हो? इतने इज्जतदार हो कि उसके साथ भी ताल्लुक़ रखते हो और बाहर भी मुँह मारते हो। मैं उसके हकूक़ पूरे कर रहा हूँ। ऐसे हकूक़ अगर वो भी तुम्हारे पूरे कर दे? अंजला ने इस्तेहज़ा से भरपूर लहजे में कहा। रुहेल ने अपनी भुट्टियाँ भींच लीं। तुम समझती क्या हो खुद को? वो एक कदम आगे आया। जो भी समझती हूँ, मगर कम से कम तुम्हें अपने लायक नहीं समझती। तुम्हारा मसला क्या है? सिर्फ ये कि मैं शादीशुदा हूँ? वो बोलता बोलता रुक गया। अंजला उसको बोलता छोड़कर वेटर से अपना शेक पकड़ने लगी। उसने ग्लास पकड़कर स्ट्रॉ की मदद से सिप लिया। उसे यूँ अपने मशरूब का लुत्फ़ लेता देख रुहेल पागल उठा था। तुम्हारे डैड भी तो शादीशुदा है, फिर वो। रुहेल की अगली बात मुंह में ही रह गई। अंजला ने अपने हाथ में पकड़ा गिलास में मौजूद ठंडा ठंडा मशरूब बर्फ़ के साथ पूरी कुव्वत से उसके मुंह पर उछाल दिया। इस इफ्तार पर जहां रुहेल बुखलाया था, वहीं रेस्टोरेंट में बैठे सभी लोग उनके जाने मुतवज्जे हुए। ये मुझे मेरे बाप और तुम्हारे जैसों के बिच जाने वाली औरतों जैसा समझने के लिए। उसने एक ही जस्ट में अपनी कुछ देर पहले ऑर्डर की जाने वाली कॉफ़ी का गिलास उठाकर वो भी उसके मुंह पर उछाल दिया। ये मुझे अपने बिस्तर गर्म करने का ज़रिया समझने के लिए। रोहेल गुस्से से उसकी जानिब बढ़ा। वो सूरत से अंगुश्ते शहादत की उंगली उठाकर धाड़ी। हरगिज़ मेरी जानिब बढ़ने की गलती मत करना, वरना कुछ देर पहले तो सिर्फ कॉफ़ी फेंकी है। आपकी बार ये गिलास मारने से दरेग नहीं करूँगी, और तुम जानते हो मैं किस कदर खपती हूँ। वापस पलट कर उसने मेज़ पर से अपना क्लच उठाया था। बिल। अपने जानिब मुतवज्जा वेटर्स को देखकर वो ज़ोर से बोली। वेटर भी बिलिंग मशीन हाथ में पकड़े उसकी जानिब दौड़ आया था। अब अगला सीन। आज अंजला और लारेब की शाही सवारी का रुख अपने घर की बजाय अनम साहिबा के घर था। तायम और नौरीन की गैर मौजूदगी का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए वो आज उनकी तीमादारी के लिए लारेब को भी अपने साथ खींच लाई थी। लारेब और अली की पिछली मुलाकातें कुछ खासी खुशगवार नहीं रही थीं, इसलिए ऐन मुमकिन था वो मुँह बनाते हुए मना कर देती, जिस सबब अंजला उसे बिना बताए ही अपने साथ ले आई थी। अब तो बता दें किसका घर है ये? लारेब ने गाड़ी के रुकते अंजला से इस्तहसार किया। ओफ लारेब, पहले तुम कहती थी मैं तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं चाहती, अब लेकर आई हूँ तो तुम्हारे सवाल ही बंद नहीं हो रहे। वो बिगड़ी। अब अगर सवाल किया ना तो इसी टैक्सी में बिठाकर वापस भेज दूंगी। उसके सुनाने पर लारेब खामोश हो गई। अंजला से कुछ बैद भी नहीं था वो उसे वापस भी भेज देती। एक तो वो इतने अच्छे से तैयार होकर आई थी और अब यूँ वापस चले जाना उसकी सारी तैयारी ज़ाया होने के मुतरादिफ था। टैक्सी से उतरने के बाद अब वो दोनों घर के सामने खड़ी बेल देने के बाद दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार करने लगी थी। लारेब ने अपने ग्लासेस को अंगुश्ते शहादत से ऊपर करते हुए गर्दन घुमाकर पूरे घर का जायज़ा लिया। आपकी किसी दोस्त का घर है? उसने फिर से सवाल किया। अंजला ने उसे आंखें दिखाई। वो बेचारा समूह बनाती हुई खामोश हो गई। अंजला ने एक बार फिर बेल बजाई। लारेब सफ़ेद दरवाजे को तकते तकते थक गई तो अपना रुख फेरती गली में क्रिकेट खेलते बच्चों की जानिब देखने लगी, और अगले ही पल दिमाग ने सलाह दी, यहाँ इंतज़ार करने से बेहतर है वहाँ जाकर 2-3 शॉट मारा है। उसने पुरजोश से अंदाज में कदम आगे बढ़ाए ही थे जब उन्हें पीछे से सुनाई पड़ती गेट खुलने की आवाज़ पर रुक गई। अस्सलामुअलैकुम। दरवाज़ा खोलती हुआ हशाश बशाश लहजे में अंजला की जानिब देखते हुए बोला, और फिर लारेब के पलटने पर हैरान रह गया। ओहो, बेसाख्ते उसके मुंह से निकला। ये है वो अच्छी जगह जहाँ आप मुझे लाने वाली थी? लारेब ने आहिस्ता से अंजला के पास होते हुए सरगोशी की। क्यों ना करती, खासा सदमा जो हुआ था। अब अंदर बुलाओगे या यहीं से वापस भेज दोगे? अली को टपटती वो लारेब का हाथ थामते घर के अंदर चली आई। तौबा करें, गैंगस्टर का हाथ थामे आप मेरे घर में दाखिल हुई हैं, ऐसे में मैं जिसारत कर सकता हूँ आपको वापस भेजने की? वो भी दरवाज़ा बंद करते उनके पीछे चला आया। डाइनिंग टेबल के पास पहुंचकर अंजला ने हाथ में पकड़ी चीज़ें मेज़ पर रख दी, जिन्हें अब अली इश्ताक से खोल खोल कर देखने लगा था। ये खाना मामा ने भेजा है, उससे कहती हुआ अनम बेगम के कमरे की जानिब बढ़ गई। लारेब का हाथ अभी तक उसके हाथ में था। आंटी जाग रही है ना? अपने पीछे चलते अली से उसने बस मुरव्वत से ही पूछ लिया। वो जैसे वहाँ चल फिर रही थी, लारेब की हैरत किसी सूरत कम ही नहीं हो रही थी। मतलब यह अजूबा कोई आम दोस्त नहीं था। लारेब ने मुड़कर अली की जानिब देखा। वो मुस्कुरा गया और लारेब ने आंखें दिखाते हुए वो रुख वापस फेर लिया। कमरे का दरवाज़ा ऐसा से खोलती वो अंदर आई और फिर सामने बेड की ढोल से टेक लगाए उन्हें बैठा देखकर उसका चेहरा खिल उठा। अरे वाह, आप तो अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक हो गई हैं। वो आगे बढ़ते हुए उनके गले से लग गई। वाह, आज तो लारेब भी आई है। उन्होंने लारेब का नाम कुछ इस तरह से लिया जैसे सदियों से जानती हों। लारेब को हैरानी हुई। अंजला आपके बारे में अक्सर बातें करती रहती हैं।
उन्होंने उसकी हैरत को भांपते शफकत से कहा। लारेब ने भी झिझकते हुए उन्हें सलाम किया और फिर दोनों वहीं उनके कमरे में ही नशिस्त संभाल गईं। रिवायती मेहमानों की तरह कुछ ही पलों में अली चाय की ट्रे थामे अंदर आ गया। मैंने आपके आने से पहले ही चाय रख दी थी, मुझे पता था आप इसकी फरमाइश ज़रूर करेंगी। उसने अंजला के आगे ट्रे की। शुक्रिया, मैं आ रही थी तो लारेब ने कहा यह भी आपकी तीमारदारी करने के लिए आना चाहती है। अंजला ने अपना चाय का कप उठाते अली को शरारत से देखते हुए कहा। वह अब ट्रे लिए लारेब के सामने था। तीमारदारी के लिहाज से ये मेकअप कुछ ज़्यादा नहीं है। ट्रे में से चाय का कप उठाती लारेब को बगौर देखते हुए उसने अपना तबसरा पेश किया। लारेब ने सर उठाकर उसकी जानिब देखा। दुजिज करती मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए उसे ही घूर रहा था। लारेब भी मुस्कुराई और फिर अगले ही पल उसने अपना पाँव उसके पाँव पर दे मारा। वो झटके से अपना पाँव उसके पाँव के नीचे से खींचते हुआ पीछे को हुआ और फिर लारेब को खा जाने वाली नज़रों से देखा। उसने भी मुस्कुराते हुए कंधे अचकाए और अपना कप लबों से लगा लिया। अंजला और अनम बेगम अपनी हंसी को दबाते हुए अनजान बनने की भरपूर अदाकारी कर रही थीं। आउच! अली ने ट्रे लारेब की झोली में रख दी और वहीं ज़मीन पर बैठे हुए अपने पाँव को पकड़ लिया। देखें देखें, मैंने कहा था ये गैंगस्टर है। इमाम अली! अनम बेगम अपने बेटी की हर फनकारी को समझती थीं। उन्होंने उसे डपटा। चलो, लारेब की झोली में से ट्रे उठाओ और किचन में रखाओ। उफ माँ, मेरा तो पाँव टूट गया, उफ अल्लाह! वो अभी अपने पाँव को पकड़े दबाने लगा था। इमाम अली! उन्होंने घूरा मगर वो भी बाज आने वाला नहीं था। उसने बेचारा सा मुँह बनाते अपना पाँव सामने कर दिया, जिसकी हकीकत में लारेब अच्छी खासी टकोर कर चुकी थी। अंजला ने पहले अली के पाँव को देखा। उसका सफ़ेद पाँव लाल टमाटर हो चुका था। अंजला ने लारेब की जानिब देखा और नाचार फीका सा मुस्कुरा दी। कोई बात नहीं, लारेब रखाती है। अंजला ने अनम बेगम के मुसलसल अली को घूरती नज़रों पर कहा। अंजला ने कह तो दिया था मगर लारेब भी अपने नाम का वाहिद पीस थी। मजाल है जो उस पर कोई असर हुआ हो। वो अंजला की बात को सुनी अनसुनी करती वहीं बैठी रही। लारेब! अंजला ने उसे एक बार फिर इशारा किया। लारेब ने अंजला को और फिर बारी बारी बाकी लोगों को देखा और अली वो तो मज़े ले रहा था। अगर इस वक्त अंजला वहाँ ना होती तो उसके ठुकाई करने में एक सेकंड भी देर ना करती, लेकिन इस वक्त वो महज घुरियों पर ही काम चला सकती थी। वो जैसे ही ट्रे लिए आगे बढ़ी, अली ने गुस्से के सबब उसका लाल चेहरा होता देखकर फ़ौरन से अपना पाँव पीछे किया, मुबादा कहीं से फिर जाती जाती टकोर ना कर जाए। उसके जाती वो भी वहाँ से उठ खड़ा हुआ। मैं ज़रा अपने पाँव पर दवा लगा लूँ। वो भी वहाँ से निकल गया। सब ठीक है अंजला? वो बगौर अंजला के चेहरे को देख रही थी। वो चाय का कप लबों से हटाती मुस्कुराई। आपने हमें बहुत डरा दिया था, लेकिन फिर आपकी बात याद आ गई कि नेकियां ज़िंदगी बढ़ा देती हैं। अनम भी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। इसका मतलब है तुम्हें मेरी बातें याद रहती हैं। उनके कहने में कोई तंज का अंसर शामिल नहीं था। आपके सभी शिकवे जल्द दूर हो जाएंगे, उसने पुरयकीन लहजे में कहा। मुझे डर है अंजला, तब तक बहुत देर ना हो जाए। उनके चेहरे से उसके लिए फ़िक्र वाज़ेह थी। अगर कोई चीज़ मेरा रुख मोड़ सकती है तो वो मोहब्बत है, और आपकी मोहब्बत मेरा रुख मोड़ रही है, इसके अलावा कुछ नहीं। मुझे आज भी किसी चीज़ का खौफ नहीं है, और जब खौफ ही ना हो तो फिर पानी कभी सर के ऊपर से नहीं गुजर सकता। वो मजबूत लहजे में बोली। वो इसकी बात पर कुछ लम्हे के लिए खामोश रह गईं। कुछ लम्हों के बाद वो फिर से बोली। हारिब कैसा है? ठीक है, उसने भी चाय पीते हुए बड़े आम से लहजे में कहा। उसे भी साथ ले आती। वो किस लिए? उसने फ़ौरन से कहा। मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी, इतने दिन वो तुम्हारे साथ अस्पताल आता रहा। वो बात बना गई। आप फिक्र ना करें, मैंने उसका शुक्रिया अदा कर दिया था। अंजला की बात पर उन्होंने समझने वाले अंदाज में सर हिला दिया। वो खामोशी से अपनी चाय पीने लगी। वो इतने सालों से उसके साथ थी और अब उसके रवैये से वो बासानी समझ सकती थी। वो उलझी हुई है। क्या चीज़ परेशान कर रही है? अंजला के देखने पर वो मुस्कुरा दी। उसने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा। इस बात ने मुझे बहुत हैरान कर दिया है और उलझा कर भी रख दिया है। हैरानी किस लिए? मुझे लगता था वो बहुत सवाल करेगा बाबा की तरह। अपने बाप के जिक्र पर दिल में एक टेस सी उठी थी, मगर मुझे बहुत हैरानी हुई। मैंने उससे कहा कि कुछ पूछोगे नहीं? उसने कहा अभी नहीं। वो कुछ पल के लिए ठहरी। आपको नहीं लगता उसे अब तक पूछ लेना चाहिए था? या शायद उसे परवाह ही ना हो? अपने हाथों पर से नज़रें हटाकर अंजला ने उनकी जानिब देखा। अंजला, तुम्हारी आदत बहुत बुरी है। अपने सवालों के जवाब खुद ही गढ़ लेती हो। वो नाराज़ हुई। उसने इसलिए नहीं पूछा क्योंकि वो चाहता है कि तुम उसको बताओ जब तुम्हें महसूस हो कि तुम्हें उससे अपनी बातें शेयर करनी चाहिए।
वो बहुत नरमी से एक एक लफ्ज़ पर जोर देती उसको समझाने की कोशिश कर रही थी। उनकी बातों के जवाब में अंजला के पास कुछ भी नहीं था। वो ना तो उनसे मुत्तफिक हो पाई थी और ना ही इनकार में कोई दलील दे पा रही थी। अंजला, किसी के इंतज़ार को उसके ज़ब्त से ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहिए। उसके इंतज़ार को उसके ज़ब्त से ज़्यादा लंबा मत करना। उन्होंने अपने जुमले के इख्तिताम पर एक पल को उसके चेहरे पर परेशानी का साया लहराता देखा था। किचन में आकर लारेब ने कतरे पटकने के अंदाज में ट्रे स्लैब पर रखी थी। रह रहकर उसे अली पर तैश आ रहा था। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब उसका सामना उससे हुआ था। उसका पाला इस किस्म के बदतमीज़ लड़के से पहली बार पड़ा था। हारिब और कासिम कितने अच्छे थे, और तो और उस जाहिल ने उसकी चाय भी ठंडी करा दी। इस वक्त उसे गुस्ताखियाँ याद आती जा रही थीं और लारेब का पारा बढ़ता जा रहा था। लारेब ने अपना चाय का कप ट्रे में से उठाकर पास पड़े ओवन में रखते हुए टाइमर लगा दिया। अभी तो अंजला बाजी साथ हैं, मगर तुम मुझे एक बार अकेले मिलो तो सही। अवन की घंटी पर वो अपने ख्यालों से निकलती एकदम सहमी। एक गहरी सांस हवा में खारिज करते उसने अवन खोला और फिर आगे का मंजर देखते उसकी आंखें बाहर आईं। चाय अपने पारे पर पहुंचने के बाद ओवन की ट्रे में सराहियत फरमा चुकी थी। अल्लाह लारेब, ये क्या कर दिया? वो खुद से बड़बड़ाई। अगर किसी ने देख लिया तो कितनी शर्मिंदगी होगी। उसने गर्दन घुमाकर अपने इर्द गिर्द देखा। उसके घूमने पर वो जो कब से खामोश खड़ा उसके नेक ख्यालात सुन रहा था, फौरन से नीचे बैठकर खुद को उसकी नज़रों से बचा गया। लारेब किचन में नज़र दौड़ाती टिश्यू ढूंढने लगी, मगर उसे टिश्यू दिखाई नहीं दिया था। अल्लाह, अब क्या इस अजूबे के घर टिश्यू तक नहीं है? वो रूहान सी हुई। अपना इतना मुनफरिद नाम सुनकर काउंटर के पीछे छुपे अली की तेवरी चढ़ी थी। लारेब ने वहाँ मौजूद दराज खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, फिर दराज को खोलने से पहले ही अपना हाथ हवा में रोक लिया। किस कदर गैर महज़िब हरकत है यूँ किसी के घर आकर दराज की तलाशी लेना। वो एक बार फिर से बड़बड़ाई। मगर मुझे टिश्यू चाहिए। अगर इन्होंने सामने रखे होते तो मुझे ज़रूरत ही क्या थी दराज खोलने की। उसने खुद को तसल्ली दी। और वैसे भी वो अजूबा कितने धड़ल्ले से चाचू के घर घूम रहा था। जुमले के इख्तिताम पर उसने कुव्वत से कहा और फिर बारी बारी दराज खोलकर टिश्यू ढूंढने लगी। बिल आखिर तीसरी दराज में से टिश्यू दिखाई दे गए थे। उसने एक साथ अनगिनत टिश्यू निकालकर अमन में रख दिए। उसके इस कदर इसराफ पर अली का दिल हलक में आया था। वाह, बाप सर पर तो यही अयाशी होती है। वो भी वैसे ही खुद से बोल उठा। जब टिश्यू ने अवन में गिरी चाय जज्ब कर ली तो उसने 2 उंगलियों से टिश्यू के गुच्छे को उठाकर डस्टबिन में फेंका और इसी दौरान टिश्यू में से टपकती चाय के कतरे ज़मीन पर जा गिरे। लारेब अब की बार सींच हुई थी। वो जितनी जल्दी समेटने की कर रही थी, काम उतना ही बढ़ता जा रहा था। एक बार फिर से उसने टिश्यू निकालकर जहाँ जहाँ चाय के कतरे गिरे थे वहाँ वहाँ टिश्यू रख दिए और फिर कप स्टैंड में से एक कप निकालते हुए अपनी चाय उस कप में उंडेली और गंदा कप सिंक में रख दिया। सारा गंद समेट कर उसने सुख का सांस लिया। शुक्र किसी ने उसे देख नहीं लिया था। वो अपना कप उठाए जैसे ही आगे बढ़ी, सामने दराज के खुले दरवाजे ने सर की टकोर कर दी। लारेब ने गुस्से से दरवाजे को यूं देखा जैसे वो कोई बेजान चीज़ नहीं बल्कि सालम इंसान हो। अजूबा तो अजूबा, उसके घर में हर चीज़ भी अजूबा। लारेब ने अपना माथा मलते हुए तिनक कर कहा और फिर अपना कप लिए वहाँ से पलटी ही थी जब वो एकदम सामने आ गया। लारेब इस इफ्तादात के लिए किसी सूरत तैयार नहीं थी। उसके यूँ अचानक सामने आ जाने पर डर के मारे उसकी कप पर गिरफ्त ढीली पड़ी और वो ज़मीन बोझ हो गया। इससे पहले चाय लारेब के ऊपर गिरती हुई उछलकर पीछे को होती हुई खुद को तो बचा दी, मगर सामने खड़े उसकी हरकतों पर हमंगों की तरह देखते अली के पाँव की टकोर करके एक बार फिर से उसी का पाँव ज़ेरे ताब आया था। वो बिला इख्तियारी बिल बिलाते हुए चीख उठा, बाजी! लारेबी भी साख्ते ही उसकी बात पर हंस पड़ी और उसकी हंसी का अली को सुलगा गई। आखिरी मुलाकात में कितनी लाइनें मार रहा था और अब शुक्र बाजी कह ही उठा था। वो इसकी हालत से महसूस होती मुसलसल मुस्कुरा रही थी। क्या हो गया है? कप गिरने की आवाज़ पर अनम बेगम ने तशवीश से कमरे से आवाज़ लगाई। कुछ नहीं अम्मा, मिस लारेब को चाय पसंद नहीं आई। वो भी लंगड़ाता हुआ अपने कमरे की जानिब बढ़ाया। लारेब भी उसके पीछे ही चली आई थी। अली वॉशरूम की जानिब बढ़ गया और वो कमरे के दरवाजे पर ही रुक गई। देखो, तुम ये अचानक मेरे सामने आ गए। वो कदरे ऊंची आवाज़ में वहीं खड़े बोलने लगी। जी बस बंदा ये नाचीज़ ने सोचा कि जाकर पूछ ले चाय कैसी बनी है। अली भी अपने पाँव पर पानी डालता ज़ोर ज़ोर से बोलता उसे जवाब दे रहा था। मुझे क्या पता था इतनी बुरी बनी है कि मैडम मेरे ऊपर ही फेंक देंगी। लंगड़ाते हुए कमरे में आते उसने तन्ने नकूच लिए लारेब को देखा। एक सेकेंड, मैंने जानबूझकर नहीं फेंकी। लारेब ने वहाँ से हटते हुए उसके सामने आकर उसका रास्ता रोका और फिर बड़े तहम्मुल से अपनी बात उसको सुनाई। वो भी खामोशी से उसकी बात सुनता रहा और जैसे ही लारेब ने अपनी बात ख़त्म की, अली ने अपने पाँव की जानिब इशारा किया। आप रास्ता दें तो मैं दवा लगा लूँ।
उसने नाराज़गी से कहा। लारेब मुंह बनाते हुए एक जानिब को होगी। मैंने जानबूझकर नहीं किया। अली पाँव पर दबा लगाने के साथ साथ उसकी नकल उतारने का शुक्र भी फरमा रहा था। देखो ज़रा, मैडम ने खुद को छलांग लगाकर बचा लिया और फिर कह रही है गलती भी इनकी नहीं है। तुम भी यूँ ज़बरदस्ती सारा इल्ज़ाम मुझ पर नहीं डाल सकते। वो बिगड़ी। वैसे भी अंजला बाजी कहती हैं अगर आपकी गलती ना हो तो लोगों की ज़ुबानों का इल्ज़ाम भी अपने सर नहीं लेना चाहिए। उसने अपनी बहन की सीख पर गर्दन उठाई थी, यूं जैसे इस कदर शानदार कॉल अंजला की नहीं किसी मुफक्किर ने कहा हो। ये अंजला बाजी का कुछ करना पड़ेगा, खुद मोहब्बत करती नहीं और दूसरों को करने नहीं देती। अली खुद से बड़बड़ा कर रह गया। और तो और मेरी चाय भी ज़ाया करवा दी। लारेब के तासुब से कहने पर अली ने सर उठाकर हैरानी से उसकी जानिब देखा, फिर वहां से उठता हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। डियर लारेब, एक चीज़ होती है जिसे दिल कहते हैं और उसमें एक चीज़ होती है जिसे हमदर्दी कहते हैं। वो भी तासुब भरी निगाहों से उसे देखते उसकी हमदर्दी का मुंतज़िर रहा। हाँ होता है, मगर हर किसी के लिए नहीं होता। लारेब ने भी बड़ी शाने बेनियाजी से खड़ाक जवाब दिया था। अब अगला सीन। अनम साहिबा से मिलने के बाद वो दोनों टैक्सी में वापस घर जा रही थी। सूरज भी अब ढलने लगा था। शुक्र है नौरीन आई थी और तायम्मा उसके साथ ही मसरूफ़ होकर रह गई थी। जब भी वो लारेब को मज़े से अपने साथ लिए आ गई थी। तुम ट्रे किचन में रखने के लिए वहाँ से उठ क्यों नहीं रही थी? अंजला ने कार की विंडो से सर मोड़कर उसे देखा। हाँ, मैं उठती और खुद ही अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मरवा लेती। तोबा। वो अंजला की बात का मजाक उड़ाते हुए हंसी। हाँ, तुम तो बड़ी कोई सेलिब्रिटी हो ना, जो ट्रे ले जाकर किचन में रख देने से तुम्हारी शो मर जाती। वो इस्तेज़ाइया हंसी थी। नहीं ना, आपने नॉवेल्स नहीं पढ़े, उसमें देखा नहीं है जब यूं हीरोइन उठकर जाती है तो हीरो भी उसके पीछे पहुंच जाता है और फिर एक नई दास्तान निकल पड़ती है। वो अंजला को बता रही थी जब उसने महसूस किया अंजला से ज़्यादा ड्राइवर उसकी बातों में दिलचस्पी ले रहा है। लारेब में बैक व्यू मिरर से उसे घूरा और फिर से वापस से शुरू हो गई। और मेरा हीरो वो, तोबा करें, सोचकर ही झुरझुरी ली। फिक्र नहीं करो, तुम भी उसकी हीरोइन नहीं होगी। जैसे तुम्हारी हरकतें हैं तुम हीरो की वैसी दौड़ लगवाओगी। अंजला ने जैसे हंसते हुए कहा था। लारेब भी उसके साथ ही हंसती चली गई थी। अब अगला सीन। वो अनम बेगम का हाथ थामे उन्हें बाहर ले आया था। कमरे से बाहर आते ही उनकी नज़र किचन में जगह जगह बिछे टिश्यूओं पर पड़ी। उन्हें घूरकर अली को देखा। वो खुद एक नफासत पसंद खातून थी और फिर सिनफ से बालातर होकर अपने बेटे को भी ऐसी ही सीख दी थी। मैंने नहीं किया। आजकल तुम्हारे अलावा और कौन किचन संभालता है? आपके होने वाली बहू के शुभ कदमों का नतीजा है। अनम बेगम ने उलझते हुए उसकी जानिब देखा। मिस लारेब से चाय गिरने का जुर्म सरजद हुआ था और फिर उन्हें अपने जुर्म को ढांपने का इससे बेहतरीन तरीका कोई नहीं मिला। दूसरी जानिब लारेब ने वापस ऐप खोली और सामने उसे एक नंबर से वीडियो मौसूल हुई। लारेब ने उस पर टैप करके खोला और जैसे ही वीडियो चलती जा रही थी गुस्से के मारे उसके चेहरे का रंग लाल होता जा रहा था। रही से ही कसर उसके नीचे लिखे गए कैप्शन ने पूरी कर दी थी। इट्स नॉट द क्राइम, इट्स द कवर अप। अब अगला सीन। ताइमा नौरीन को अपने साथ लेकर मार्केट के लिए चली गई थी और लारेब को काम वाली से काम करवाने का कहती घर ही छोड़ गई थी। उसकी एक वजह उसका अंजला की जानिब झुकाव भी था। उनके जाते ही लारेब को घर से भागने के लिए पर तोलते देखकर कासिम की बुरी किस्मत के वो बीच में आ गया। लारेब ने सारा घर उसके और काम वाली के हवाले करके निकलना चाहा जब वो तब कर बोल ही उठा। शर्म नहीं आएगी भाई से घर के काम करवाते हुए? आपको शर्म नहीं आएगी अंजला बाजी को अकेले भेजते हुए? उसने भी तड़ाक से जवाब दिया था और फिर वहाँ से भाग निकली थी। मुबादा कहीं वो पकड़ ही ना ले। ज़ुबान तो माशाल्लाह सबने ही शीरी पाई थी और इस वक्त वो बेचारा लारेब की जानिब से गर्दन में ज़बरदस्ती का ढोल ढाले हुए लाउंज में बैठा था। ये अंदाज़ा लगाना कुछ मुश्किल था कि वो वहाँ बैठा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था या फिर घर के काम करवा रहा था। आधे घंटे का बोलकर वो पिछले 2 घंटों से मौज मस्ती पर निकली हुई थी और इनके सबब वो जब्त के घूंट पीता खासा बोर हो चुका था। उसे अपनी बोरियत भगाने का एक ही तरीका हारिफ की सूरत नजर आया था और उसने कॉल करके उसे भी अपनी जानिब बुला लिया। अब कंधों पर इतनी भारी जिम्मेदारी होने के बायस वो खुद तो वहाँ जा नहीं सकता था। घर के अंदर दाखिल होते ही हारिफ का इस्तकबाल खामोशी ने किया। इससे ज़्यादा शोर तो उसके खुद के घर में सुनाई पड़ जाता है जहाँ सिर्फ वो और महमूद साहब सकूनत इख्तियार किए हुए थे। खैरियत है? आज घर में इतनी खामोशी? कासिम ने मोबाइल से नजरें उठाकर शरारत से देखा। सीधा सीधा कहो ना, नौरीन का पूछ रहे थे। अपनी बला को मेरे सर पर मत डालो। वो कुर्सी खींचता कासिम के पास ही बैठ गया। दोस्त के लिए इतना सा नहीं कर सकता?
कासिम तो हारिब को बलि का बकरा बनाने पर तुला हुआ था। मैं दोस्त के लिए अपनी कहानी को पटरी से नहीं उतार सकता, वो भी साफ गोई से बोला। कासिम ने भौं से कुड़ते हुए गौर तलब नजरों से उसे देखा। हारिब ने भी सहूलत से कंधे अचकाए। कासिम भाई, मैं छत से कपड़े लेने जा रही हूँ। काम वाली बाजी ने उसके पास आकर उसे मुतला किया। कासिम ने सर हिला दिया तो वो तेज गाम की स्पीड से जैसे आई थी वैसे ही गुम हो गई थी। कासिम का इस कदर सुगड़पन देखकर हारिब ने बामुश्किल अपना कहका गले में दबाया। इससे पहले कासिम हारिब की इसका मजाक उड़ाती हंसी पर उसे सुनाता उसका मोबाइल बज उठा। मोबाइल पर नंबर देखती उसकी तेवरी चढ़ी। हेलो, अम्मा आ गई? दूसरी जानिब से लारेब की फिक्रमंदाना आवाज़ उभरी। हाँ आ गई, और अब जूता हाथ में लिए गेट पर खड़ी हैं। वो इंतहा की बेजारी लिए जवाब दे रहा था। उसके लहजे से उसकी बात का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो अपने नए मनसब से कुछ ज़्यादा खुश नहीं था। फ़ोन क्यों किया है? बस ऐसे ही। अच्छा भाई सुने, लारेब ने इंतहा के मुनाफकाना लहजे में उसे पुकारा। बोलो। वो अपनी बहन की होशियारियों से बखूबी वाकिफ था और इसी सबब तनक तनक के छोटे से छोटे जवाब इनायत कर रहा था। काम ध्यान से करवाइएगा, अम्मा को समीर और सुमेरा में फ़र्क नहीं पता चलना चाहिए। लारेब ने अपनी हंसी दबाई। इसकी बात सुनकर कासिम को तो आग ही लग गई। तुम ना अब तमीज़ से घर तशरीफ़ ले आओ, इससे पहले कि मेरे अंदर से अच्छा भाई बनने का जिन निकल जाए। वो गुस्से से बिपर उठा। अंजला बाजी आपको थैंक्स कह रही हैं। लारेब ने भी फ़ौरन अपना कार्ड फेंका। अगर वो लारेब के बारे में कहता था वो छोटी नहीं बल्कि बनी बनाई सास है तो गलत नहीं कहता था। वो जानती थी कासिम अंजला के सामने धीमा पड़ जाता है। बेटा, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम अंजला के साथ हो। कहने के साथ कासिम ने फ़ोन बंद कर दिया। तुम अंजला की इतनी सुनते क्यों हो? हारिब ने बगौर उसके चेहरे को देखते इस्तफसार किया। क्योंकि उसकी ना सुनना मुझे तकलीफ देगा, कासिम ने बड़ी सहूलत से कहा। कासिम भाई, सालन में ज़रा नमक देख लें। काम वाली ने उसके पास पहुंचकर हाथ में पकड़ा बाउल उसकी जानिब बढ़ाया। उन्हें भी शायद पता चल गया था कि लारेब किस अनाड़ी को उनकी निगरानी पर लगा कर गई है, तभी तो वो आज हर काम उससे पूछ कर रही थी। हारिब इस बार अपने कहकर को रोक नहीं पाया था और फलक शकाफ कहका लगाता उसे गुस्सा दिला गया। आप क्या रोज़ हर काम पूछ पूछ कर करती हैं? वो अब सामने खड़ी काम वाली बाजी को घूर रहा था, जिन्होंने पिछले एक ही घंटे में उसकी ज़िंदगी अजाब कर दी थी। नहीं, वो उसके तेवर देखकर सहम गई। तो फिर आज क्यों ऐसे कर रही हैं? क्यों आपको बार बार मेरी इजाज़त की ज़रूरत पड़ रही है? अब की बार वो भी बेचारगी से पूछ उठा। वो जी, वो मुझे ना लारेब बीबी ने कहा था आपको अच्छे से काम सिखाना है, उन्होंने जल्दी जल्दी में कहा। उनकी बात पर कासिम का चेहरा एकदम ही लाल हो उठा था। काम वाली बाजी अपनी जान बचाते उसके सामने पड़ा बाउल उठाते वहाँ से भाग गई। उनकी बात पर तो वो बेयकीनी की कैफियत में घिर चुका था। पास बैठे हारिब का तो दिल लारेब की जहानत पर बाग बाग हो गया। वो अपनी नशिस्त छोड़ता हुआ कासिम के पास आया। माशाल्लाह, हमारी बन्नो तो बड़ी सुगड़ है, लगता है अब इसके हाथ पीले करने का वक्त आ गया है। कहने के साथ उसने कासिम के गाल पर बड़ी शफकत से हाथ फेरा था। बगैरत, कासिम ने उसकी बात पर फौरन से झुकते हुए अपने पाँव में से चप्पल उतारते हुए उसका निशाना ही लिया था, जब हारिब भागते हुए दूर हुआ था और उसके जूता फेंकते हुए सूरज से नीचे बैठकर खुद को बचा गया। कासिम का जूता उड़कर लारेब और अंजला के कदमों में जा गिरा था। लारेब बचो! लारेब को देखते ही कासिम उसके जानिब लपकने पर हारिब कुर्सी के पीछे से ही चिल्लाया था। उसके आवाज़ सुनते ही लारेब भागकर अंजला के पीछे हुई। इस वक्त वही थी जो उसे बचा सकती थी। लारेब, बाहर निकलो! वो अंजला के सामने खड़ा हो गया। हुआ क्या है ये तो बताएं। वो अंजला के बाजू पकड़े इसके पीछे छुपी हुई और इसने हल्का सा मुंह निकालकर कासिम को देखते हुए पूछा। एक तो मैं तुम्हारे काम करूं और ऊपर से तुम मुझे ही फंसा दो। उसने आगे बढ़कर लारेब पर झपटना चाहा। लारेब अपने साथ साथ अंजला को भी घुमा गई। फंसाया कहाँ है? मैंने तो आपके भले के लिए किया है। वो तुर्की ब तुर्की जवाब दे रही थी और साथ साथ जिधर से कासिम उसकी जानिब पेशकदमी करने की कोशिश करता वो अंजला को उस जानिब घुमाए दे रही थी। अंजला का तो सर चकरा कर रह गया। हारिब भी कुर्सी के पीछे से निकल आया था और अब सीने पर हाथ बांधे डाइनिंग टेबल से टेक लगाए सारे ड्रामे को बड़े मज़े से देख रहा था। एक सेकेंड। अंजला ने लारेब से अपना बाजू छुड़वाते हुए हाथ खड़े कर दिए। कासिम, या तो तुम इसे पकड़ लो या फिर लारेब तुम इससे बच जाओ, मगर जो भी करना है ज़रा जल्दी कर लो। ताई अम्मा तुम्हारी डियरेस्ट कज़न के साथ किसी भी वक्त आती होंगी और मैं हरगिज़ नहीं चाहती कि वो आज रात के डिनर में मुझे नोश फरमाए। इतनी मज़ा वाली बात उसने इंतहाई से जीत के साथ कही थी। अच्छा सॉरी,
बिल आखिर लारेब ने अंजला के पीछे से निकलते हुए हथियार डाल दिए। अंजला ने भी साथ ही में सुख का सांस लिया था। अब अगला सीन। वो दोनों एक साथ ही लुकमान साहब के घर से निकले थे और अब आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए अपने आशानी की जानिब लौटने लगे थे। अजीब बात थी, मंजिल किस कदर मुख्तलिफ थी और रास्ता किस कदर एक सा। खिलाफे मामूल आज हारिब उसके साथ चलते हुए खामोश था। वो शायद अंजला के बोलने के इंतज़ार में था और वो उसके सवाल करने के इंतज़ार में। आंटी तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाह रही थी। अंजला को उसके साथ यूँ खामोश चलने से कोफ्त होने लगी थी। हाँ, मेरी उनसे बात हो गई थी, वो फ़ौरन से जवाब दे गया। ये तो वो बात नहीं थी जो उसे सुनना चाह रहा था। तुम्हारी उनसे बात हुई? कब? उन्होंने मुझे तो नहीं बताया। वो शौक के आलम में उसके सामने आई। यूँ अचानक सामने आ जाने पर हारिब ने बड़ी मुश्किल से ब्रेक लगाते हुए खुद को उसके टकराने से बचाया था। वो अभी तेज़ नज़रों से उसे जाने भी देख रही थी। थोड़ी देर पहले ही हुई थी, शायद तुम वहाँ से निकल आई हो, जब भी तुम्हें ना बता पाई हूँ। हारिब के जवाब देने के बावजूद वो सामने से नहीं हटी थी। अभी भी वो उसे अजीब नज़रों से देख रही थी, ऐसी नज़रें जिनका मफ़हूम बयान करना शायद मुश्किल था, मगर उसके लिए समझना मुश्किल नहीं था। डोंट वरी, हमारी ज़्यादा बात नहीं हुई और ना ही मैं तुम्हारी खबर किसी तीसरे इंसान से लेने के हक़ में हूँ। तुम पर नज़र रखने या तुम्हारी जासूसी करवाने के बजाय मुझे जो पूछना होगा वो मैं तुमसे खुद आकर पूछ सकता हूँ। हारिब उसकी आंखों में देखते हुए उससे कह रहा था। कहीं ना कहीं अंजला की नज़रों का मफ़हूम समझते हुए उसे दुख हुआ। अंजला ने अपनी नज़रों का रुख फेर लिया। फिर तुम कोई सवाल क्यों नहीं कर रहे हो? तुमने अभी तक उनके बारे में कुछ नहीं पूछा। वो खुद भी उलझने लगी थी। सवाल तो और भी बहुत सारे बनते हैं ना अंजला, दर हकीकत सिर्फ सवाल ही सवाल बनते हैं। तुमसे मुतल्लिक मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मैंने कभी सोचा नहीं था हम एक दूसरे के लिए इस कदर अजनबी हो जाएंगे। तुम मेरे लिए इस कदर अजनबी बन जाओगी। उसके लहजे में दुख था। मैं इस बात से इनकार नहीं करूँगा, मगर इतने सालों बाद तुमसे मिला हूँ, कभी कभी लगता है मैंने उस अंजला को खो दिया। अब जो इस वक्त मेरे सामने खड़ी है उसको तो मैं जानता ही नहीं हूँ। मुझे महसूस होता है तुम्हारे नाम के अलावा मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानता ही नहीं। मुझसे ज़्यादा कासिम तुम्हारे बारे में जानता होगा, लारेब जानती होगी, यहाँ तक कि तुम्हारे घर के मुलाजिम भी तुम्हारे बारे में मुझसे ज़्यादा ही जानते होंगे। तुम मेरे लिए इस कदर अजनबी क्यों हो गई हो अंजला? हारिब को अपने सभी शिकवे हलक कड़वा करते महसूस होने लगे थे। उसके गले की गिल्टी उभर कर मासूम हुई। उसके लहजे में तकलीफ का अंतर वाज़ेह था। अंजला ने अपनी निगाहों का रुख फेर लिया। उसकी बातों से अंजला की आंखों में भी नमी लहराने लगी थी। बताओ अंजला, हम कभी भी इतने दूर तो नहीं थे, या फिर हम कभी इतने पास थे ही नहीं, उसने रंज से कहा। तुम वापस क्यों आए हो हारिब? तुम्हें तो वापस कभी नहीं आना था ना? अंजला की आंखों में उमड़ आती नमी को पीछे धकेलते हुए वापस से उसकी जानिब देखा। वो खुद भी जख्मी थी। वो दोनों ही अपने ही फैसलों पर, अपने ही चुनाव पर तकलीफ में थे। कुछ पल हारिब उसके चेहरे को देखता रहा। क्या उसे उसका आना अच्छा नहीं लगा था, या फिर ये उसका तंज था? वो उसकी जानिब देखते हुए खुद से अंदाज़ा लगाता रहा। फिर कुछ पल के बाद उसने कहा, पता नहीं। बात करते हुए दोनों एक दूसरे पर नज़रें टिकाए हुए थे, एक दूसरे का चेहरा भी पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। ये अमल तकलीफ भी दे रहा था, मगर वो दोनों ही बेबस थे। वक्ती फासला उनके दरमियान इस कदर बेएतबारी ले आया था जहां बातों पर यकीन नहीं रहा था। डैड कहते हैं खौफ से। खौफ है मुझे जो वापस खींच लाया है। बिल आखिर उसने सर झुकाए उसके सामने एतराफ़ कर ही लिया। दूसरी जानिब उसका एतराफ़ शायद सामने खड़ी लड़की के लिए खौफ के वो दरवाजे खोल गया था जिसका इदराक इस वक्त सर झुकाकर एतराफ़ करते उसे खुद को भी नहीं हुआ था। हारिब की बात का मतलब वो समझ चुकी थी। अल्फाज ने एतबार ज़रूर खोया था, मगर बिन कहे, कम कहे, एक दूसरे की बात समझ लेने की उनसियत नहीं। हारिब ने सर उठाकर उसकी जानिब देखा। अंजला का चेहरा देखकर लम्हे भर के लिए सब रुक गया। उसका चेहरा एक पल को ही सही, मगर खौफ के ज़ेरे असर आया था, जिस पर अगले ही लम्हे उसने काबू पा लिया और फिर अगले ही लम्हे हर किस्म के तासुर से पाक हो चुका था। उसका चेहरा लम्हों में नहीं सेकंड्स में रंग बदलता था, यूं कि सामने खड़े लोगों के लिए उसके असल रंग को पहचानना मुश्किल हो जाता। जो चीज़ें हाथ से निकल जाएं फिर उनका खौफ कैसा, तुम्हें भी नहीं होना चाहिए। वो पोशीदा हकीकत को अल्फाज में समूती वहाँ से जाने के लिए आगे बढ़ी और फिर जाने क्या दिल में समाई के रुक गई। इंसान को एक चीज़ सीख लेनी चाहिए, हर एहसास महसूस करने वाला नहीं होता और हर खो जाने वाली चीज़ तलाश के लायक नहीं होती। वो कहकर आगे बढ़ी ही थी जब हारिब ने सूरज से उसकी कलाई पकड़ी। अंजला,
वो बेबसी की मूरत बना बस इतना ही कह पाया था और फिर अंजला की आंखों में कुछ देर पहले कही जाने वाली बात की पुख्तगी देखकर उसके हाथ की गिरफ्त खुद ब खुद ही उसकी कलाई पर कमज़ोर पड़ी और फिर उसका हाथ छूट गया। अंजला अपना रुख फेरती घर की जानिब बढ़ गई और वो वहीं खड़ा रह गया। उसकी बातें उसे कदम आगे बढ़ाने ही नहीं दिए थे। जहाँ कदम जकड़े गए थे वहीं किसी ने दिल भी मुट्ठी में भींच लिया था। घर आकर वो सीधा अपने कमरे में आई थी। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सिमाप ने उसे पुकारा था, मगर वो बिना उसकी जानिब देखे, बिना उसकी बात का जवाब दिए अपने कमरे में आती। उसकी आंखें जब्त के मारे लाल हो चुकी थीं। कमरे का दरवाज़ा बंद करते हुए वहीं दरवाजे के साथ अपनी पश्च टिकाती ज़मीन पर बैठ गई। उसके कानों में हारिफ का जुमला गूंजने लगा था, डैड कहते हैं खौफ से, खौफ है जो मुझे वापस खींच लाया है। आंखें बंद करते हुए उसने अपना सर पीछे दरवाजे से टिका दिया। औरत को कभी भी मर्द के साथ जिद में नहीं आना चाहिए। उसके दिमाग में अपनी माँ की डायरी में लिखा गया जुमला आ गया। मर्द जिद में आकर हट धर्म हो जाता है और फिर औरत की ज़ात की नफ़ी करता उसको कुचलता चला जाता है, यूं कि औरत की मौत भी उसकी ज़िद को ख़त्म नहीं कर पाती। अगर उसके बस में हो तो वो मरी हुई औरत को भी अपनी ज़िद की भट्टी में जलाकर राख कर डाले। अब जब ये उसके इख्तियार में नहीं है तो उसके किरदार पर कीचड़ उछालकर अपनी अना को तस्कीन पहुँचाता है। अंजला की आंखों से गर्म स्याल कब का बहना शुरू हो चुका था। वो मुझे तलाक नहीं दे रहा और ना कभी देगा, जबकि उसके बगौल में एक बुरी बदकिरदार औरत हूँ। इस सब के बावजूद भी कोई उसे सवाल करने वाला नहीं है। अगर मैं इतनी बुरी हूँ तो वो मुझे छोड़ क्यों नहीं देता। ये मुआशरा मर्दों का है। यहाँ कोई मर्द कभी किसी मर्द के खिलाफ नहीं जाता। सभी मर्द एक दूसरे के गुनाहों पर खामोशी इख्तियार किए हुए दरअसल खुद को ढांप रहे हैं। कोई भी मर्द किसी औरत के लिए किसी दूसरे मर्द के सामने खड़ा नहीं होता। अगर वो खड़ा हो जाए तो मुआशरे में से मर्दों का तसल्लुत टूट जाएगा। मेरे भाइयों ने भी यही किया था। वो अगर आज इसके जुल्म के खिलाफ मेरे लिए आवाज़ उठाएंगे तो कल को उनके खिलाफ भी कोई आवाज़ उठाने मैदान में आ जाएगा। माँ, बहन, बेटी, बीवी की बलि तो दे देगा, मगर उसके लिए किसी मर्द से टकराएगा नहीं, इससे जवाब तलब नहीं करेगा, जैसे मेरे भाइयों ने नहीं किया। ना कोई सवाल किया, ना ही मुझ पर तोड़े जाने वाले जुल्म का हिसाब दिया। उल्टा मुझे वापस उस भट्टी में झोंक दिया। मेरे पास जुल्म से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो यहाँ से भाग जाना। तुम्हारी माँ किसी के लिए नहीं भाग रही, बल्कि अपने लिए भाग रही है। किसी के साथ नहीं भाग रही, तन्हा भाग रही है। ये शख्स अब जिद में आकर मुझे कभी तलाक नहीं देगा, कभी उस जुल्म से रिहा नहीं करेगा। अपनी माँ की तकलीफ़ महसूस करते हुए मुठियाँ भींच कर बिलक बिलक कर रो दी। एक जानिब माँ की बातें थी जो दिमाग को मुसलसल जकड़ रही थी और दूसरी जानिब हारिब के जुमलों की बाज़गश्त। वो वहीं ज़मीन पर लेटती सिमट गई। आंखों से निकलने वाले आंसू अब ज़मीन पर गिरने लगे थे। मुझसे कभी ज़िद में मत आना। मैंने मर्द की ज़िद के सामने सर उठाना सीख लिया है। भले मुझे इसके लिए किसी ज़िंदगी से भी मुंह मोड़ना पड़े, मगर मैं कभी ज़िद के सामने हार नहीं मानूंगी। वो आंखें बंद किए रोते हुए उससे मुखातिब थी। बज़ाहिर उसके वालिदैन की शादी की नाकामी ने सिर्फ 2 लोगों का नुकसान किया था, मगर दर हकीकत उस नाकामी ने सबसे ज़्यादा अंजला का नुकसान किया था। उनकी लड़ाई झगड़े वाली ज़िंदगी के भयानक साए ने अंजला की पूरी ज़िंदगी को घेर लिया था। अब अगला सीन। वो दिन ब दिन मुसलसल उलझता जा रहा था। वो यहाँ तक अपनी सकूनियत को पहचान कर सुकून की तलाश में चल कर आया था और अब यहाँ आकर भी वो सुकून हासिल नहीं हो पा रहा था जिसे वो अंजला की मौजूदगी से मंसूब करता रहा था। आखिर क्या चीज़ थी जो इसे सुकून नहीं लेने दे रही थी? उसका पास ना होना? मगर वो पास ही तो थी। मगर पास थी तो क्या साथ नहीं थी? क्या उसका साथ ना होना उसे बेसुकून कर रहा था? अगर वो उसके साथ नहीं थी तो किसके साथ थी? बेचैनी से उसे अपना दायां हाथ बालों में फेरा। उसे अस्पताल में उसके साथ गुजारी वो रात याद आई थी जब वो उसके कंधे पर सर रखे सो गई थी। उस रात हारिब को महसूस हुआ था कि उन दोनों के बीच मौजूद धुंध छुटने लगी है, मगर वो गलत था। वो सिर्फ एक लम्हा था और उसका अमल उस एक लम्हे की मजबूरी, एक बेसाख्ता अमल जिसमें दिल का, जज्बात का कोई दखल नहीं था। वो अभी तक वहीं खड़ी थी जहाँ पर वो शुरू से थी। उसे अभी तक उस पर एतबार नहीं आया था। उसे उस पर एतबार क्यों नहीं आ रहा था? वो इस कदर उसके लिए बेएतबार क्यों हो गया था? उसकी बेएतबारी अब उसका सुकून तबाह करने लगी थी। वो उससे पूछना चाहता था कि वो ऐसा कौन सा आग का दरिया पार कर गुजरे जो इनके बीच बेएतबारी का फासला सिरक जाए। वो उसे कई सवाल करना चाहता था। उसे उसके मुतल्लिक कई खदशात घेरे हुए थे, मगर चाह कर भी वो उसे ना ही बता सका था और ना ही पूछ सका था। वो अपनी इस मासूम सी ख्वाहिश को तोड़ना नहीं चाहता था जो इसे बर्फ़ पिघलने का अंदिया दे रही थी, मगर आज उसकी बात ने साबित कर दिया था कि वो महज खुशफहमियों के बुलंद मीनार तमीर कर रहा था।
हारिद ने अपनी कनपट्टी को मसलते हुए सर में उठते दर्द को कम करना चाहा। जो चीज़ हाथ से निकल जाए उनसे खौफ कैसा। एक बार फिर अंजला का जुमला उसके पास गूंजा। आपकी बार उसने कदरे और ज़ोर से अपनी कनपट्टी को मसला। सर का दर्द जोर पकड़ने लगा था। नहीं अंजला, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। क्या महज किसी के कह देने से अपने हक से दस्तबरदार हुआ जाता है? मैं नहीं हो सकता। महज तुम्हारे कह देने से मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। उसने गहरी सांस अंदर उतारते हुए खुद से कहा। कमरे में घुटन का एहसास बढ़ रहा था। तुम किसी को अपने साथ ज़बरदस्ती नहीं बांध सकते। महमूद साहब की तंबिया करती आवाज़ उसे सुनाई थी। एक तरफ अंजला का रवैया और उसकी बातें थीं और दूसरी जानिब महमूद साहब की रुदात। एक जानिब अंजला का माजी था और एक जानिब उसका खुद का माजी था। उसकी माँ ने बिना किसी वजह के उसके बाप से तलाक दी थी। उसके माँ बाप की कज़न मैरिज थी जिसके लिए उसकी माँ राज़ी नहीं थी। ऐसा नहीं था उन्हें कोई और पसंद था, मगर उसकी माँ को अपने घर वालों का ये ज़बरदस्ती का फैसला भी किसी हक में कबूल नहीं था, जिन्होंने उसे समझा बुझाकर ये कहते हुए शादी के लिए रजामंद करवाया था कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, उसे वो अच्छा लगने लग जाएगा। वो कुछ अर्सा उसके बाप के साथ रही थी। उनके दरमियान कोई मसला नहीं था, मगर एक ज़िद थी जो घर वालों की ज़िद से टकराई थी और फिर महज उसी सबब उन्होंने तलाक का मुतालबा कर दिया। महमूद साहब ने बात करके निभा करने की कोशिश करनी चाहिए थी, मगर उनका दिल राज़ी नहीं था और शायद आगे जाकर भी ना होता। ज़िंदगी के किसी न किसी मकाम पर बात वापस दोहराई जानी थी, इसलिए उन्होंने बीवी के मुतालबे पर उसे आज़ाद कर दिया था। वो इस बात पर हमेशा अपने बाप से चिढ़ता आया था। बिना बात महज किसी एक फरीक के कह देने पर अपने हक से दस्तबरदार कैसे हो गए थे। और अब वो अपने बाप वाली गलती कभी नहीं दोहराएगा। उसके पास उसके बाप जितना ज़र्फ नहीं था। बढ़ती घुटन के एहसास पर उसे अंदाज़ा हुआ। कमरे में आते वक्त वो इस कदर अपने सोचों में गर्क था कि उसे पंखा चलाने का भी होश नहीं रहा था। हारिद ने गर्दन घुमाकर पहले टेरिस के उस दरवाजे और फिर खिड़की की जानिब देखा। दोनों ही बंद थे। कार्बन मगरिब के औकात की वजह से मुलाजिम ने बंद कर दी होंगी। हारिद आहिस्ता से चलता हुआ खिड़की के पास आया। उसे खोलने के बाद वो टेरिस का दरवाज़ा खोलता टेरिस पर चला गया। जाने क्यों इसे अपने कमरे में वहशत होने लगी थी। अब अगला सीन। अगले रोज़ वो चारों मॉल आए हुए थे। ये हुक्म भी ताई माँ की जानिब से दिया गया था। हुक्म तो कासिम के लिए था कि वो उनकी भतीजी को लेकर बाहर जाए, मगर अपने भाई का बोझ बांटने के लिए ऐन वक्त पर लारे बीच में कूद आई और फिर उन्होंने माँ को बिना बताए अंजला को भी सारे मंसूबे का हिस्सा बना लिया। ऐसा मुमकिन नहीं था वो बहन भाई कहीं जाएं और अंजला को साथ में लेकर जाएं। इन दोनों ने अपने ननियाल जाना महज इसलिए तर्क कर दिया था कि अंजला वहाँ नहीं जा सकती थी और यही वजह थी वो बिना किसी के मुकाबले आए जंगजू ठहरा दी गई थी। उन तीनों में से किसी का भी दिल इस खिदमत के लिए राजी नहीं था, मगर जब ये जिम्मेदारी कासिम को उसकी वालदा माजिदा ने सौंपी तो उसने लारेब और अंजला को भी अपने साथ खींच लिया। भला अकेले सज़ा झेलने का क्या मज़ा। वो तीनों ही उस शाही सवारी के लिए इस वक्त मॉल में आए हुए थे। आज ताई अम्मा नहीं थी और ना कोई लिहाज, जब भी वो नौरीन को पूरे रास्ते उसकी बातों का भरपूर जवाब देती आई थी। वो लारेब और कासिम की तरह खामोश रहकर अजाब झेलने वालों में से नहीं थी। अंजला और नौरीन का बचपन से ही 36 का आंकड़ा चल रहा था। दुनिया में अक्सर आपको ऐसे कोई लोग मिलते हैं जिन्हें बज़ाहिर आपसे कोई मसला नहीं होता, मगर उन्हें हसद की बीमारी लाहक होती है जो बिना सबब बिना किसी चिंगारे के सुलगती रहती है। नौरीन भी उन्हीं में से एक थी। मॉल के अंदर दाखिल होने के बाद उन चारों का रुख दूसरे फ्लोर की जानिब था। दूसरे फ्लोर पर जाने के लिए चारों ने अपने पाँव एलिवेटर पर धरे और एलिवेटर को अब्बा की जागीर समझकर चारों ने अपनी अपनी सीढ़ी पर पाँव रख दिया। खासी तमीज़ का मुजाहरा करते हुए बाकियों का रास्ता बंद करते कोई दाएं जानिब खड़ा हो लिया और कोई बाएं जानिब। सबसे अगली सीढ़ी पर लारेब थी, उससे पीछे नौरीन, इससे पीछे अंजला और इससे पीछे कासिम। अंजला ने सर उठाकर अपने से एक सीढ़ी आगे खड़ी नौरीन को देखा। वो कहीं से भी एक छोटे शहर से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की नहीं लग रही थी। उसकी खुद एतमादी, उसका लिबास को पहनने का तरीका और मुनासिब मेकअप, बालों की बनाई पोनी, घुटनों तक आती शर्ट के साथ जीन्स पहने हुए वो मंजर से लुत्फ़अंदोज़ होने में गुम थी। ये बंदी अगर थोड़ी सी तमीज़ से बात कर ले तो कितनी अच्छी लगे। अंजला ने एलिवेटर से फ्लोर पर पाँव रखते हुए खुद से कहा। वो ऐसी ही थी, दोस्त हो या दुश्मन, उसे उनकी खूबियों को सराहने में आर महसूस नहीं होती थी। इससे पहले वो कुछ और उसकी खूबसूरती को सराहती। अपने पीछे से कासिम की आवाज़ सुनकर उसने पलट कर उसे देखा। वो अपने हाथ को हवा में लहराता हुआ सामने किसी को इशारा कर रहा था। अंजला ने उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा। हारिब और वरीशा कासिम के हाथ हिलाने पर उन्हीं की जानिब चले आ रहे थे। अंजला ने वापस से मुड़कर कासिम को खफती से देखा। एक तो उसकी कातिल नौरीन की बला उनके सरों पर नाजिल हो गई थी, अब ऊपर से उसने उसकी भी बला को बुला लिया था और तो और खुद वरीशा के साथ निकलने का इरादा किए हुए था।
वो बड़ी सहूलत से अपने कंधे झुका गया। मैं क्या करूं, किस्मत के हसीन इत्तफाकात हैं। ताई अम्मा अगर चावला की चप्पल से तुम्हारी ठुकाई करती हैं तो ठीक ही करती हैं, उसने जल भुनकर कहा। अच्छा बस, अब वरीशा के सामने अपने जुबान का जोहर मत दिखाना। वो चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट सजाए सामने से आते हारिब और वरीशा को देखते हुए कह रहा था। माय डियर कासिम, मेरी जुबान से तुम अपने जाने मन को तो बचा लोगे, मगर अपनी डियर लवली वाइफ टू बी की नज़रों से कैसे बचाओगे, जो नज़रों से ही सालिम निकलने को है। अस्तगफिरुल्लाह, तुम्हारे मुंह में लारेब के हाथ की ओवन में बनी चाय, खुदा ना करे जो मेरी उससे शादी हो। कासिम ने उसकी बात पर तड़प कर कहा। अपनी चाय की खूबी सुनकर लारेब भी वापस घूमी थी। उसने कासिम को तंबिया नज़रों से नौरीन उसके सुपुर्द करने की धमकी दी थी। वो माजरत ख्वाह निगाहों से उसे देखता फ़ौरन हथियार डाल गया। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? उन दोनों के पास पहुंचते ही कासिम की अदाकारी ने आकाश को चूहा। उसके चेहरे पर हैरानगी देखकर अंजला ने तासुब भरी निगाहों से उसे देखा। हम शॉपिंग करने आए हैं, वरीशा ने गदरे मुस्कुराते हुए कहा। हम लोग भी शॉपिंग करने आए हैं, क्या इत्तफाक है। कासिम ने अदाकारी की आखिरी हदों को सर किया था। इत्तफाक, प्री प्लान्ड इत्तफाक, हारिब बड़बड़ाया, गो कि वो कासिम की खुद पर ज़बरदस्ती मुसल्लत की गई जिम्मेदारी से खुश नहीं था। कासिम ने खड़े खड़े बिना किसी की नज़रों में अंजला के बाजू पर चुटकी काटी। इतनी अचानक और इतनी ज़ोर की चुटकी पर वो बिलबिला ही उठी थी। आउच! बेसाख्ते ही वो कर्रा उठी और सभी उसकी जानिब मुतवज्जा हो गए। वो बदिक्कत मुस्कुराई। क्यों ना हम सब मिलकर शॉपिंग करें? कासिम को घूरती हुए एक लफ्ज़ को चबा चबा कर बोली। लारेब खामोश खड़ी कभी हारिब को देख रही थी तो कभी वरीशा को, यूं जैसे उसे कुछ खटक रहा हो। और नौरीन, वो तो बस उस रस्मी अलैग से के ख़त्म होने के इंतज़ार में थी। जैसे ही गुफ्तगू का सिलसिला थमा, वो फ़ौरन से वरीशा से मुखातिब हुई। आपको देखकर लगता है आपकी चॉइस काफ़ी अच्छी होगी, तो आप ही मेरी मदद कर दें शॉपिंग में। उसकी बात पर वरीशा समेत सभी चौंक गए। चॉइस को सराहते हुए उसने हारिब की जानिब देखकर वरीशा की पसंद को भी सराहना ज़रूरी समझा था। हारिब को सराहती उसकी नज़रों ने अंजला को पतंगे लगा दिए थे। हाउ अपॉर्चुनिस्ट, वरीशा की मौजूदगी का लिहाज करती अपने गुस्से पर काबू पाते हुए धीमी आवाज़ में बोली, मगर हारिब के जवाब पर उसे अंदाज़ा हो गया था वो सुन चुका है। अंजला ने कहा तो बहुत आहिस्ता था, मगर साथ खड़े हारिब की जानिब से दिया गया जवाब उसका मिजाज बिगाड़ गया। ज़रूरी नहीं, तुम इसे हुस्न अखलाक भी कह सकती हो। वो पैंट की जेबों में हाथ डाले उसके पास आकर खड़ा हो गया। क्या यही एक तरीका रह गया था उससे बात करने का? हाँ, उससे बात सिर्फ लड़ाई के जरिए ही की जा सकती थी। अंजला ने बेचारा सा मुंह बनाया। हाउ जनरस शी इज़। नो डाउट शी इज़। हारिब के मुस्कुराकर कहने पर जवाब में उसने खफगी का तोहफा देते हुए गहरा सांस खींचकर नजरें फेरी और पता चला कि उस जवाब दर जवाब के सिलसिले में ये तक एहसास नहीं हुआ था कि वो बस दोनों ही वहीं के वहीं रह गए थे, बाकी सब तो आगे बढ़ गए थे। पिछले आधे घंटे से नौरीन ने उन लोगों को घनचक्कर बनाकर रख दिया था, कभी एक दुकान तो कभी दूसरी, और फिर वापस से पहली दुकान। वरीशा को तो खासा प्रोटोकॉल देते हुए हाथ धोकर उसके पीछे पड़ चुकी थी। हर चीज़ में वो वरीशा की राय देना नहीं भूल रही थी। अगर कहीं वरीशा कुछ कदम पीछे रह जाती तो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ खींच देती। वरीशा मुरव्वत में ना नहीं कर सकती थी, मगर लारेब और अंजला की ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी। तो सो लारेब अंजला को लिए भी आने का कहते हुए फर्स्ट फ्लोर पर आके इन्हें कुछ भी नहीं लेना था, मगर जो मरहला ऊपर दरपेश आ रहा था उसे कहीं बेहतर यह था कि विंडो शॉपिंग कर ली चाहती। दोनों साथ चलते हुए आउटलेट्स को बाहर से ही देखते हुए आगे बढ़ रही थीं। ख्वाफा कासिम के चक्कर में वो दोनों भी रगड़ी जा चुकी थीं। दोनों ही बाजुओं में बाजू डाले मॉल में घूम रही थीं, जब लारेब एक मखसूस ज्वेलरी शॉप के पास पहुंचकर रुक गई। अंजला अपनी धुन में चलती चलती भूल चुकी थी कि लारेब उसके बाजू में बाजू डाले हुई थी, उसके साथ चल रही थी, और लारेब के यूं अचानक ब्रेक लगाने पर वो गिरते गिरते बची। अंजला भी उसे झाड़ पिलाने के लिए लब वाही किए थे, जब लारेब की ललचाती नज़रों को भांपते हुए रुक गई। वो एक नज़र सामने मौजूद अधखुले दरवाजे से ज्वेलरी शॉप को देखती और फिर अंजला को। अंजला ने सूरज से नफ़ी में सर हिलाया। नहीं लैबी, प्लीज़। लारेब ने उसके हाथ को फ़ौरन से थामा। मेरी तरफ से 2 बार प्लीज़, मगर नहीं। एक बार फिर वो इनकार पर मुज़िर रही। अंजला बाजी, सिर्फ देखेंगे, लेंगे थोड़ी ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वह बच्चों की तरह उसका हाथ पकड़कर जिद करना शुरू हो चुकी थी। नहीं, तुम्हें पता है ना लैबी, ये हमारी कमज़ोरी है। एक बार अंदर चले गए तो कुछ ना कुछ लेकर ही निकलेंगे, और ये ब्रांड तो है भी इतना महंगा, और मैं इस महीने अफोर्ड नहीं कर सकती। अंजला ने साफ गोई से कहा। कह तो रही हूँ नहीं लेंगे, बस देखेंगे, और अगर कुछ पसंद भी आया तो वो बाद में आकर ले लेंगे।
वो भी दुकान के अंदर जाने पर बाज़ेद थी। लारेब के इसरार पर अंजला को उसकी बात माननी ही पड़ी, जबकि वो अच्छे से जानती थी ऐसे वादे लारेब हर बार ही करती थी। वो जानती थी उसका वादा वफा होने वाला नहीं है, फिर भी उसके साथ चल दी। कज़न्स के वादे कम ही वफा होते हैं, मगर उनके वादों के वफा न होने का दुख नहीं होता, क्योंकि वो आपके साथ ही डूब कर उभरते हैं। दुकान में दाखिल होते ही काउंटर पर खड़े शख्स ने उन्हें मुस्कुरा कर देखा, बिल्कुल वैसे जैसे दुकानदार अपने पुराने ग्राहकों को देखता है। देखा कितने अच्छे अंकल हैं, कितना बुरा लगता अगर हम यूं ही सामने से गुजर जाते। वो मुतलाशी नज़रों से सामने लगे आर्टिकल्स को देखने लगी, बावजूद इसके कि उसे कुछ नहीं लेना था। लैबी, याद है ना हम कुर्बानी के बकरे को कितने प्यार से देखते हैं? अंजला ने बकायदा उसकी आंखों में उसकी देखते हुए उसे याद दिलाने की अपनी सी कोशिश करनी चाहिए। सेल्स पर्सन हाथों में ढेरों डब्बे थामे उनके सामने आया और बड़ी महारत से उन दोनों की तवज्जो अपनी जानिब खींच ली। अब वो एक एक करके लारेब के बताए हुए आर्टिकल्स उसे खोल खोल कर दिखा रहा था। लारेब बारी बारी उन सबको पहन कर देख रही थी। अंजला अपने कोने काउंटर पर टिकाकर बाजू को खड़ा किए हाथ की हथेली पर अपना मुंह रखे इर्द गिर्द देखने लगी। जब यूं ही देखते देखते एक जानिब ग्लास की ओर से चमकते नगीनों से लबरेज खूबसूरत की शाहकार पर उसकी नज़र ठहर गई। वो जिन सताइशी नज़रों से उसकी जानिब देख रही थी, काउंटर के पास खड़ा शख्स बाखूबी भाग गया और उस आर्टिकल को उठाते हुए उसके पास ले आया। कमाल बात थी, अक्सर पास आने पर चीज़ें अपनी कशिश खो देती हैं, मगर ये नगीने पास आते ही मज़ीद खूबसूरत लगने लगे थे। दुकानदार ने आहिस्तगी से वो शाहकार डब्बे में से निकालकर अंजला को पेश किया। ये हमारी लेटेस्ट कलेक्शन में से है, मुनफरिद रखने के लिए ये सिर्फ एक ही डिज़ाइन का बनाया गया है। जाने दुकानदार अपनी बेकरी को लंबी लंबी छोड़ रहा था या ये वाक़तन हकीकत थी, अंजला को उससे गर्ज नहीं थी। अंजला ने उसे दुकानदार से पकड़ते हुए अपनी हथेली पर फैला लिया। हल्के गुलाबी रंग की क्रिस्टल क्लियर नगीनों से जुड़ी हुई पायल उसकी शफाफ हथेली पर आकाश पर चांद के हाले में टिमटिमाते सितारों से मंजर पेश करने लगी। उसकी आंखों में सताइश की चमक उभरी। वो पायल बिलाशुबा बहुत खूबसूरत थी जब भी वो महव हुई थी। आप पहन कर देखना चाहेंगी? दुकानदार ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा। वो अभी तक अपने हाथ पर रखी पायल को ही देख रही थी। एक अजीब सी कशिश जो उसे मुसलसल अपने शहर में जकड़ने की कोशिश कर रही थी। शायद वो उसकी किस्मत में लिखी जा चुकी थी, या शायद वो अभी अशिया परस्त होने लगी थी। आप पैक कर दें, अंजला ने मुस्कुरा कर कहा। दुकानदार ने उसके हाथ से पायल पकड़ते हुए काउंटर की जानिब बढ़ गया, जहाँ लारेब पहले से ही अपने सामान की पेमेंट करने की तैयारी में थी। अंजला ने अफसोस से उसके सामने पड़े बैग्स को देखा। सॉरी, मगर ये आर्टिकल्स बहुत खूबसूरत थे। लारेब ने काउंटर पर बिल देते हुए तवज्जो पेश की। तुम हर बार यही कहती हो। उसकी वजाहत का अंजला पर कोई असर नहीं हुआ था। लारेब के सामान की पेमेंट हो चुकी थी। दुकानदार ने उसका सामान पैक करते हुए उसकी जानिब बढ़ा दिया और अंजला की जानिब मुतवज्जा हुआ। अंजला ने पेमेंट करने के लिए अपना बैग खोलकर कार्ड बाहर निकाला। फिर जाने दिल में क्या समाए कि दुकानदार से माजरत करते हुए उसने कार्ड वापस से अंदर रख दिया। अंजला बाजी, ले लेना, ये आपको सूट भी करेगी। लारेब की जिद के बावजूद भी उसने वो पायल नहीं ली थी। इससे पहले लारेब दुकान में बच्चों की तरह बामा करने लगती, वो उसका हाथ हमें उस दुकान से बाहर निकल आई। आखिर कर दी क्या है आप इतने पैसों का? लारेब को अंजला पर जहाँ गुस्सा आया वहाँ उसे दुख भी हुआ था। अंजला को वो किस कदर पसंद आई थी, इसका अंदाज़ा वो उसकी नज़रों से ही लगा चुकी थी। अच्छी खासी पॉकेट मनी मिलती है आपको, इतने से पैसे खर्च कर लेंगे तो कुछ हो नहीं जाएगा? नहीं, मेरे पास इतने से भी पैसे नहीं हैं। आप शराफत से बिना रुके चलो, अगर कहीं ब्रेक लगाई ना तो कासिम के हवाले कर दूंगी। मैं कासिम भाई को बताती हूँ, वो दिला देंगे। अंजला की धमकी को सिरे से ही नज़रअंदाज करते हुए उसने अपना हल बताया। क्या बताना है कासिम को? अपने इतने करीब से आती उसकी आवाज़ सुनकर वो दोनों ही डर गईं। हारिब ने भवें उचकाकर लारेब को देखा। अंजला से किसी किस्म के जवाब की उम्मीद रखना ही फजूल था। अंजला ने आंखों ही आंखों में लारेब को मुंह बंद रखने की तंबीह के बदले में लारेब ने भी उसे अल्तजाया नज़रों से देखा। क्या हुआ है? हारिब ने दोनों की नज़रों ही नज़रों में होने वाली गुफ्तगू के तवस्सुत से फिर से लारेब को ही मुखातिब किया। पता नहीं अंजला बाजी को मसला क्या है, आखिर ये करती क्या है पैसों का जो महीने के शुरू में ये कंगाल हो जाती हैं? वो ना चाहते हुए भी अपनी नाराज़गी का इजहार करके। ये वो सवाल था जिसका जवाब वो खुद भी जानना चाहता था। क्या हुआ, कुछ चाहिए तुम्हें? मुझे बताओ। हारिब ने बड़ी अपनाइयत से लारेब से पूछा। इसी बात ने अंजला के गिर्द खतरे की घंटी बजाई। वो अच्छे से जानती थी लारेब की जुबान के आगे कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है। उसने फ़ौरन से बेशतर अपने और लारेब के बीच का फासला ख़त्म करते उसका हाथ थामा। आपको लगता है इसके बाद भी इसे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी? उसने लारेब के हाथों में पकड़े बैग्स की जानिब इशारा करते हुए कहा और साथ में अपनी मोटी मोटी गोल आंखों को मज़ीद बड़ा किया।
लारेब बिना अंजला की बातों का असर लिया हारिब ने अंजला के हाथ से लारेब का हाथ छुड़ा दिया। बताओ, कुछ चाहिए तुम्हें? बहुत भूख लग गई है भाई। अंजला ने एक बार फिर अपनी अदाकारी के जोहर दिखाते हुए लारेब का हाथ वापस से पकड़ लिया, बिल्कुल ऐसे जैसे माएँ बच्चों को बाजार में से निकालती हैं, वैसे वहाँ से बाहर निकाल लाई थी। आपको लगता है मिस अंजला आप बहुत चालाक हैं, मगर आप हैं नहीं, हारिब ने उसके पीछे चलते हुए कहा। अंजला के कदम थमे और फिर वापस मुड़कर उस तक आई। फिर आप इस बेवकूफ़ से ज़रा फासला बना कर रखें। मैं तो रख रहा हूँ, मगर शायद आप इस फासले को कायम नहीं रहने देना चाहती। हारिब ने अपनी हंसी को दबाए अपने और उसके बीच के फासले की जानिब इशारा किया था, जो अंजला ने खुद ही सर किया था। अंजला का चेहरा लाल हुआ और फिर वो मुठ्ठियाँ भींचकर खुद पर जब्त करते वापस मुड़ गई। जैसे ही वो दोनों फूड कोर्ट में अपनी मेज़ पर पहुंची थीं, उन्हें देखते ही कासिम उनके सर पर आन पहुंचा। कहाँ थी तुम दोनों? शॉपिंग कर रही थी, अंजला ने सहूरत से कहा। शॉपिंग कर रही थी? मैं तुम दोनों को इसलिए यहाँ लेकर आया था, उसने घूरते हुए इस तरफ सार किया। क्या हो गया है? अंजला ने उसके बिपड़ने पर वापस से सवाल दागा। इस बीच लारेब अपनी जान बचाते हुए मेज़ पर अपनी जगह संभाल गई। क्या हो गया है? पिछले 1.5 घंटे से वो वरीशा को अपने साथ साथ लिए घूम रही है और तफ्तीश अलग कर रही है। ओह, तुम्हारे बेस्ट बडी ने मदद नहीं की? अंजला भी चोट करने से बाज नहीं आई थी। तुम दोनों की आपस के टसल में मेरा काम बिगाड़ कर ही रहना। वो भी उन दोनों की आपस में लड़ाई से अब जिद होते हुए बोल ही उठा था। अंजला ने उसे मुंह चिढ़ाया और फिर मेज़ की जानिब बढ़ती वरीशा के साथ वाली कुर्सी संभाल गई। आई एम सो सॉरी, लारेब ने कुछ सामान लेना था तो हमें देर हो गई। वो वरीशा से माजरत कर रही थी। शायद इसी तरह वो नौरीन के सिलसिला सवाल को तोड़ सकती थी। उम्मीद है नौरीन ने आपको बोर नहीं किया होगा, वो बात के इख्तिताम पर मुस्कुराई। भाई बोरियत कैसी, हमें तो वक्त का पता ही नहीं चला, वरीशा के बजाय नौरीन ने जवाब देना अपना फ़र्ज समझा। तुम्हें नहीं चला मगर इन्हें ज़रूर पता चला होगा, वो मुंह में बड़बड़ाई। नौरीन ने एक बार फिर से वरीशा को घेर गई। अंजला ने कासिम को देखते हुए नाचार कंधे हचकाए थे। वैसे आप और हारिब एक दूसरे को कब से पसंद करते हैं? इस बार उसके सवाल पर सबसे ज़्यादा अंजला चौंकी थी। उसकी नज़रें बिला इख्तियारी हारिब की जानिब उठी। उसे अब समझ आया कि वो तब से अब तक वरीशा के गिर्द क्यों चक्कर लगा रही है। हारिब भी जो बड़े आराम से पानी का गिलास मुंह को लगाए हुए था, उसके सवाल पर उछला और अचानक पड़ती इस इफ्तरार पर मुंह में मौजूद पानी उसके गले को लग गया, जिसके सबब चंद कदरे उसकी शर्ट भी भिगो गए। कासिम ने उसके हाथ से गिलास पकड़ते हुए मेज़ पर रख दिया। वो अपनी शर्ट को झाड़ रहा था। नहीं, आपने यकीनन कुछ गलत समझा है, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, वरीशा ने कदर तहम्मुल का मुजाहरा किया। थैंक गॉड, नौरीन मुस्कुराई। इसकी बात पर लारेब की आंखें बाहर आईं। कासिम को तशवीश मिली। हारिब के औसान खता हुए और अंजला उसको बेयकीनी के समंदर में एक साथ कई गोते लगे थे। लारेब उनसे रुख फेरती बड़े गौर से कासिम को देखने लगी। क्या मसला है? इतने बुरे हैं तो नहीं आप, उसने जांचते निगाहों से देखते हुए कहा। मतलब? कासिम ने ना समझी से उसे देखा। मतलब भाई खुदा खैर करे, आप तो यहाँ से भी रिजेक्ट हो गए, वो अपनी हंसी दबाए कासिम के पास होते हुए बोली। इस हिसाब से तो आप कवारे ही मरेंगे, उसने कहने के साथ अपने गर्दन को हिलाते हुए खुद ही अपनी बात का मजा लिया। मैं अगर कवारा रहा तो बेटा शादी तो तुम्हारी भी नहीं होने दूंगा। फिर ऐसा करते हैं, अंजला वाजी और हारी भाई को भी कवारा रख लेते हैं, सब साथ होंगे तो दुख नहीं होगा, उसने ताली के लिए कासिम के आगे हाथ किया। हाँ, फिर लोग हमें कवारों का खानदान बुलाएंगे, वो रच कर लारेब की बात पर बदमजा हुआ था। बिल आकर अंजला को कासिम की मदद तलब नजरों पर रहम आ ही गया और वो अपनी जगह से उठते हुए वरीशा से मुखातिब हुई। आप यहाँ आ सकती हैं, मुझे और नौरीन को बात करनी है। वरीशा ने उलझन आमेज अंदाज में कासिम की जानिब देखा। उसने आंखें बंद करके खोलते हुए उसे सुकून करने का अंदिया दिया। उसने वहाँ से उठते हुए अंजला के साथ अपनी जगह तब्दील कर ली थी और फिर सब सुकून में आकर खुशखबरियों में मसरूफ हो चुके थे। तुम्हें अकल नहीं है किसी से क्या बात करनी है क्या नहीं? अंजला ने मौका पाती नौरीन को आड़े हाथों लिया था। तुम्हें इससे क्या मसला है? वो भी हर लिहाज बलाए ताब रखती बोली। मसला? वो यहाँ हमारी मेहमान की हैसियत से आई है, तुम्हारी इस बॉन्गो से वो हम सबके बारे में क्या सोचेगी? तो तुम्हें क्या मसला है सबसे, वो जो भी सोचे। अंजला ने कुछ थमों को आंखें बंद करते हुए जब्त किया। वो हारिब की दोस्त है, तभी ये मेरे और हारिब का मसला है, तुम्हारा नहीं। हारिब का हर मसला मेरा मसला है, वो रवानी में बोल गई और फिर नौरीन की आंखों में हैरानी देखकर फ़ौरन से बेशतर समझी। मेरे सभी फ्रेंड्स के मसले मेरे ही हैं,
नौरीन को सहूलियत से जवाब देकर वो बिना अपने पीछे ध्यान दिए वरीशा की जानिब उड़ी और इसी असला में वेटर अपने ध्यान में हाथ में खाने की ट्रे में से खाना निकालते हुए इसका वरीशा के बीच मौजूद फासले से मेज़ पर रखने लगा। जब हारिब की कदरें चलाती आवाज़ ने सबको अपनी जानिब मुतवज्जा कर लिया। ध्यान से। वो अंजला के सामने वाली जानिब बैठा था और खतरे को भांपते हुए एकदम अपनी कुर्सी छोड़कर मेज़ के ऊपर से बाजू लंबा किए उसने अंजला के बाजू को लकड़ी की ट्रे से मिस होने से बचाया था। इस सूरत हाल पर वेटर गड़बड़ा गया। उसने माजरत करते हुए खाना मेज़ पर लगा दिया। वहाँ सभी नफूस अपनी अपनी हैरानी लिए दम साध गए। अगर वो बर वक्त बीच में ना आता तो इस वक्त लकड़ी की ट्रे जिसको सीधा ओवन में रखते हुए उस पर खाना बनाया गया था बुरी तरह से अंजला का बाजू जला चुकी होती। कुछ पल के लिए वो खुद भी सकते में चली गई थी। फिर चीखा इस कदर जोर से था कि अगर अंजला का बाजू से मिस होकर जल भी जाता तो शायद खुद भी इतना जोर से ना कर आती। तुम ठीक हो? हारिब और कासिम बैक वक्त बोले थे। अंजला ने इस बात में सर हिलाया। थैंक्स, उसने हारिब की जानिब देखते हुए कहा जो फिक्रमंदी से उसे ही देख रहा था। ये पहली बार था जब उसने उसका शुक्रिया अदा किया था। नहीं, दूसरी बार। हाँ, दूसरी बार। एक बार अस्पताल में भी वो उसका शुक्रिया अदा कर चुकी थी। जिन चीज़ों की हमारी ज़िंदगियों में कमी हो जाती है उन्हें हम बड़ी आसानी से अपनी उंगलियों के पूरों पर गिन सकते हैं। वो भी गिन सकता था। वो कब कब और कितनी बार उसकी जानिब देखकर मुस्कुराई थी। एक बार। कब उसने उसकी मौजूदगी में इत्मीनान किया था? 2 बार। एक दिन अस्पताल में जब वो उसके कंधे पर सर रखे सोई थी और दूसरा फिर उसी सुबह जब वो गाड़ी में सोई थी। कितनी बार उसने इस इत्तेहाक से उसके नाम से बुलाया था? 1 बार।